Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। क्या हाल है हसन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आमना पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। मैं वही सोच रही थी कि पेट्रोल जो है वो 458 पे एकदम जंप किया है। 459 समझ लें। 459 पे एकदम जंप किया है। फ्रॉम लास्ट जो मैंने डलवाया था वो 323 पे डलवाया था। नहीं, I think it was 335 if I'm not mistaken. बीच में 335 हो गया। I think 335 से 335 था ना भाई अब्दुल्ला? 335 था। उससे अभी ये 459 समझ लें, 458। 459 पे जंप किया है। बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, जंग की सिचुएशन है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। बहुत सारे लोग, मैं कल देख रहा था एक्स पे, ये सवाल उठा रहे थे कि भाई अगर हमारा तेल आ रहा है तो फिर प्राइस क्यों बढ़ रही है। उनको जवाब यही सब दे रहे थे कि पीछे से प्राइसेस मतलब वॉर की वजह वो से मुझे बढ़ी बड़ा हैं। हाँ। बचगाना सा लगा कि अगर कोई इतना तेल आ रहा है लेकिन महंगा आ रहा है। जब प्राइस बढ़ गई है तेल की तो जाहिर है तेल महंगा आएगा। हाउएवर इस जो हमारी तेल की प्राइस बढ़ी है इसमें बहुत बड़ी परसेंटेज फ्यूल लेवी की है। जी बिल्कुल, वो नहीं तो लगना वो चाहिए टैक्स था। जो है पहले मेरे ख्याल में जो भी अमाउंट थी वो टैक्स भी आपने बढ़ा दिया। जी तो ऐसा अगर ही आपने है। अगर वो जो विच इज अंडरस्टैंडेबल कि मार्केट प्राइस फ्यूल की बढ़ गई है, वो आप पास ऑन अगर कर सक, आपके पास चॉइस नहीं थी, ठीक है आपने कर दिया, तो वो टैक्स तो कम करें ना। टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं? टैक्स कम ना बढ़ा भी है। करें, उतना रखें। टैक्स क्यों आप बढ़ा रहे हैं भाई? Yeah. तो ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। लोगों के लिए मुश्किलात आप क्रिएट कर रहे हैं। नहीं एग्जैक्टली ये डबल छोटी होगी। मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ Yeah. एग्जैक्टली ये जो प्री वॉर प्राइस थी उसके मुकाबले में एग्जैक्टली डबल हो गया। डबल हो गया, एब्सोल्युटली। मेरी अपनी गाड़ी में जो डला है फ्यूल वो इज ट्वाइस एज मच नाउ। Yeah, and that's like मैंने आज कहा मुझसे को, मैं कहा वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवर मूवमेंट नाउ। ये आप उठ के जा नहीं सकते कि हर जगह जा रहे हैं। यू कांट, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट बिकॉज इट्स लाइक ऑलमोस्ट 500 रुपीस अ लीटर। डीजल इनसेन, तो हो गया ना 500 क्रॉस कर। क्रॉस कर गया। इनसेन। तो वही बात है, चलो अगर फ्यूल प्राइस हाइक हुई थी तो टैरिफ तो नहीं हाइक होना चाहिए था ना, जो लेवी है वो नहीं, तो हुकूमत को टैक्सेबल है। सोचना चाहिए इस बारे में भाई कि हम, और जो हुकूमत का बार बार ये कहना कि यार जो अशराफिया है वो कर देगा। भाई अशराफिया का क्या मतलब है? आप जब पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, जैसे हाई ऑक्टेन है, पिछली बार आपने बढ़ाया, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आप शायद अशराफिया में ना इंक्लूड करें, उनके पास गाड़ियां जिसमें हाई ऑक्टेन डलता है। Yeah. अब आप बोले अशराफिया की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है कि जिस किसी के पास गाड़ी है वो अशराफिया में आ गया, तो ऐसे तो नहीं होता मेरे ख्याल में। Quite backbreaking. होना नहीं चाहिए। And it'll affect everything, right? It'll affect all prices. It has started to affect It'll everything. start to affect obviously आपके आपकी fares, बिजली महंगी हो जाएगी। बिजली महंगी होगी। आपके रोजमर्रा के लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, तो अच्छा, पब्लिक ये ट्रांसपोर्ट भी वैसे सारी टूटी एक फूटी है, वो हाइक्स होंगे सारे। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। हम्म। हालांकि इस सिचुएशन में बनता नहीं है, लेकिन चलो मैं दे दूंगा। तो आज मैंने पढ़ा कि इस्लामाबाद में उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिए और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिए। राइट। इस्लामाबाद तो में तो कराची शायद, वालों को क्या मौत पड़ी है? इस्लाम मैं ये कहने लगा था, इस्लामाबाद में तो शायद है, हाँ। लाहौर में भी शायद कुछ सेम्बलेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कराची में तो है ही नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। है ना, बसें बसें सारी जो चल कौन रही सी हैं। है यार? कुछ कुछ वो मेरा नहीं ख्याल बसों के, क्या वो फ्री कर सकते हैं? कैसे करेंगे? बसेस ऑलरेडी बहुत सब्सिडाइज है। बाय द वे, जो लास्ट मैंने सुना था बस का टिकट जो पिंक और रेड बसेस चलाई हैं इन्होंने, नहीं, वो मैं तो बहुत जो थोड़ी हमारी हैं। कराची में जो बसें चलती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो W18 जिनमें कभी आप नहीं बैठी नहीं लाइफ में। नहीं, मैं तो उनकी बात मैं कर रहा हूँ। बैठी हूँ सुपर सवारी वाली उस पे। हाँ, तो मैं तो उस सुपर सवारी वाली पे बैठी, मैं तो आम उस पे कह रहा हूँ, हाँ। उसके किराए पे वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो और ये भी किया कि भाई जो जो आपका लो मिडिल क्लास है तबका, उनको आप 20 लीटर आपने फ्यूल महीने का आपने सब्सिडाइज करके देखिए, दिया। ये सारी बड़ी अच्छी बातें सुनने को 100 लगती हैं। 100 लीटर जब कोई कम गरीब, प्राइस। जब कोई लोअर इनकम में से कोई आके कहेगा कि हमें ये रिलीफ मिल रहा है, तो फिर मैं यकीन करूंगी कि वाकई मिल रहा है। मैं बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो मिडिल क्लास है उनका क्या कसूर है? किसी भी क्लास का क्या कसूर है? बहुत हार्ड वर्किंग मतलब है क्लास कि है। ठीक है, हाँ, लोअर मिडिल, आपको absolutely. तो जो बाकियों पे आपने इतना बड़ा बम फेंक दिया आपने, Yeah, छोटा भी बम नहीं है यार। इमेजिन इट्स वेरी कॉस्टली। it is. गाड़ी में It पेट्रोल, is. मतलब मैं तो सोच में पड़ गई हूँ कि अब क्या, मतलब how is this going to impact our lives on the whole, and जिस obviously जिस everybody around us, not just जिन us. गाड़ियों, ये जो आपकी सेडान यूजुअली होती है, इनका जी। 40 लीटर का टैंक होता है, तो इसमें 30-35 लीटर डलता है।
हर ऑलमोस्ट हफ्ते, दैट इज अराउंड 16,000 रुपीज Yeah. PKR. सो अ वीक 15,000 भी आप कर लें, 15 15 45 हो गया, लाख रुपया ऑलमोस्ट आपका महीने का फ्यूल का खर्चा है इफ यू हैव अ नॉर्मल Normal, yeah. सिटी और अ करोला. Yeah. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इसके सॉल्यूशन है यार, क्या है, ना चलाए. हाइब्रिड चले जाएं, सारे हाइब्रिड हो जाए. हाँ. इसमें क्या है? ईट केक यार, अगर डबल रोटी महंगी होगी ईट केक. व्हाई मस्ट यू ईट ब्रेड? हाइब्रिड चले जाएं, आपको क्या जरूरत है? आपको बैटरी वाली ले लेंगे गाड़ी. पेट्रोल वाली गाड़ियों की क्या जरूरत है? इलेक्ट्रिक उस पर जाएं आप. हाँ, ईट केक. जंग जो होती है उससे नुकसान ही होता है, फायदा कभी नहीं हुआ. और वो जंग जो मुसल्लत कर दी जाए एक रीजन के ऊपर, एक रीजन भी नहीं दुनिया के ऊपर, मैं तो हैरान हूं कि ये दुनिया, ठीक है कुछ मैंने देखी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी, एक इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, उन्होंने दी, लेकिन यार कोई दुनिया वाले कुछ इस बात पे स्टांस ले ही नहीं रहे. अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं भाई हमारे पास बहुत तेल है, लेना हमसे ले लो, वरना जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है वो खुद ही खुलवा लो. मतलब है कि वो एक मैडमैन की वजह से पूरी दुनिया के जो हालात हो गए, तो हम तो चलो अवाम है, जो गवर्नमेंट्स हैं, Yeah. जो स्टेट्स हैं, वो इस बारे में कुछ नहीं कर रहे कि यार कि एक बंदे ने कर आप दिया. सोचें, एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा एक छोटी सी कौम है, उसकी वजह से पूरी दुनिया हिल गई है और उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा. क्यों? सोचने की बात है ये. मैं इसराइल की बात कर रही हूँ, तो सोचने की बात है ये. दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया. दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया यकीनन. लेकिन दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि हमारी हुकूमत ने टैक्स बढ़ाया है पेट्रोल के ऊपर. प्राइस बढ़ा देते मैं कहता ठीक है यार, फेयर इनफ. आपने हमने अब कैसे हुकूमत कहाँ से खर्चे पूरे करे, गरीब मुल्क है, समझ में आता है. टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो भाई, पागल नहीं बनाओ हमें. आई थिंक प्रोटेस्ट वगैरह होंगे, अब क्या हो सकता क्या है. करेंगे protest? एनीवे, कोई अच्छी खबर नहीं है आपके पास आज? मैं तो हमने यही सोचता आ रहा मार्केट हूँ. में कोई अच्छी खबर नहीं है? आपके गाड़ी पास भी क्या है? स्लो चलाई है आज, ताकि उससे क्या फर्क पड़ता है? पेट्रोल कम लगेगा गाड़ी कम में. लगता है फिर उससे. हाँ, अच्छा, क्या अच्छा, okay. जितना ज्यादा आप पेडल पे पैर देंगे उतनी तेज उतना पेट्रोल ज्यादा बर्न होगा, फ्यूल अच्छा, बर्न होगा. okay. अभी स्लो स्लो आया करेंगे हम. अच्छा ठीक है. इसलिए आप 10-15 मिनट लेट थे आज. ऐसा ऐसा आ रहे थे. एनीवे, और आप बताएं क्या बताऊं मैं? क्या चल रहा है लाइफ में आप? कुछ नहीं खास चल रहा. चॉइसेस बनाई जा रही हैं, जरा सी प्रूडेंट चॉइसेस बनाने की कोशिश हो रही है अब, कि कहाँ कहाँ से आप सेव कर सकते हैं. आप तो और अमेरिका जा रही हैं अभी वैसे ही मैं जा रही हूँ. 2-3 दिन में. हाँ. मैंने सोचा, मैं कहा इससे पहले कि जो स्टाफ मेरा रोज आता जाता है और वो कहे कि जी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो आप इसको सब करें जरा सा. हमें, आपने कहा मैं अमेरिका चली मैंने जाती कहा मैं इस महीने तो जा रही हूँ, इसमें तो तुम लोगों की वैसे ही 2-2.5 हफ्ते छुट्टी हो जाएगी, अगले महीने से देखेंगे फिर क्या हो जाएंगे. आपको ख्याल है ये प्राइसेस कम वापस हो सकती हैं पेट्रोल की? अगर मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉन्ग टर्म में इस प्राइसेस पे सस्टेनेबल है. कभी ऐसा हुआ है कि ऊपर गई हुई चीज नीचे आए? हाँ, Inflation सोना के अगर नीचे आ सकता तो कुछ भी नीचे आ मगर सकता. जा रहा है वापस ऊपर. ऊपर जा रहा है. आया तो है ना नीचे. हाँ है. अगर नीचे सोना आ सकता है उसके बाद मेरे ख्याल में जवाब नहीं रह जाता. पेट्रोल महंगा होके कम हुआ है पहले, I लेकिन hope अब इस so. पॉइंट से मुझे नहीं पता. हाँ, पॉइंट ऑफ 280 पे तो नहीं जाएगा वापस. डिपेंड करता है अवाम इस पे क्या रद्दमल जाहिर करती है. हमारी तरह अगर और लोग भी इस पे आवाज उठाएं, बात करें, बोलें यार कि ठीक है, अगर आपने मार्केट प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए, मैं दोबारा कहूंगा, अगर आपने पास ऑन करना है कंज्यूमर के ऊपर जरूर करें, लेकिन टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स. टैक्स से हुकूमतें नहीं चलती भाई. इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें अपनी. अच्छा, मैं बोर हो गई हूँ इस बोर कॉन्वर्सेशन हो गई आमना. इसको आमना कह रही है यार ये पैसों वैसों की खर्चे की बातें मेरे से ना करो. नहीं, अब ये तो मसले हल करने हैं ना, तो मुझे बैठ के आमना कह रही जरा मुझे इनसे कोई टेंशन नहीं है, कोई है बड़ा सरोकार नहीं. टेंशन. ये मसले तो हल हमने करने कहा हैं. ये ये तो अब खर्चे की मसले बात. हल करने पड़ेंगे. वापस आके करूंगी, अभी जाते हुए तो नहीं करना चाह रही, लेकिन ये है कि हाँ. आप जा रही हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर हम एक लाइव कर लें आपके जाने से पहले हमारे मेंबर्स जरूर. के साथ, तो मंडे को इंशाल्लाह, क्योंकि अभी आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्राइडे को, आज ये टाइम ऐसा है, हम दिन के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं 4 बजे, तो आपको ये टाइम पसंद नहीं आता क्योंकि आप लोगों का टाइम जोन मुख्तलिफ है. तो मंडे को इंशाल्लाह अगली हमारी रिकॉर्डिंग है वो हम रिकॉर्ड करेंगे शाम में
7 7:30 बजे। जी, मंडे को वैसे भी मैं रिक्वेस्ट आपसे शाम की करूँगी, सुबह मैं ज़रा से वाइंड अप चीज़ें करनी बिल्कुल हैं। ठीक है आमना, तो हम मंडे को जब 7 7:30 बजे रिकॉर्डिंग करेंगे तो 9 9:30 बजे तक हम लाइव चले जाएंगे। इसको आप लोग आई अंडरस्टैंड कि बहुत उसको टाइम को सीरियसली लेते हैं, लेकिन वो हमारी रिकॉर्डिंग आधा पौना घंटा ऊपर नीचे हो जाती है। तो मंडे इंशाल्लाह 9 PM, बिटवीन 9 एंड 9:30 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, वी विल बी एबल टू गो लाइव फॉर आवर मेंबर्स। हमने आपको एडवांस में बता दिए 3-4 दिन, 2 दिन, ताकि आप प्लान कर लें आराम से। एंड वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। जी, उसके बाद आप ट्यूसडे को जा रही हैं गालिबन? मैं ट्यूसडे को इंशाल्लाह रात को जा रही हूँ। इंशाल्लाह। मैंने आमना 2-3 बार एमिरेट्स टेक ऑफ करते हुए लैंड होते देखा है। देखा आपने? मैंने गुजरते, मैंने कहा यार, और टाइम पे। यहाँ से दुबई के बीच में लैंड ऑफ टेक ऑफ हो रहा है, दुबई से आगे वो टेक ऑफ, ये मैंने सुना है कि कैंसिलेशंस हुई हैं, मगर नहीं, अगर यहाँ से जा रहा है तो फिर आगे क्या प्रॉब्लम? इंसिडेंटली नहीं, मगर यूरोप की फ्लाइट जो है ना, फ्रॉम दुबई टू यूरोप, वो कैंसिलेशंस हुई हैं। मेरी कुछ जानने वाले हैं जिनकी एंड ऑफ अप्रैल में फ्लाइट थी, वो एमिरेट्स ने अभी से इन्फॉर्म कर दिया कि दैट फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। हैं? हाँ, आई थिंक लोड नहीं है, लोड नहीं है। वहाँ से बाद जिन लोगों ने भागना था वो भागे, और अब जाने वाले कोई नहीं ऐसे लोग हैं जो कि यूरोप दुबई से जा रहे हैं। पाकिस्तान और दुबई के बीच में ट्रैफिक फुल है। और अभी मेरा भांजा आया लंदन से, वो कहता है लंदन टू दुबई वाज एब्सोल्युटली एम्प्टी द फ्लाइट, और आप लेट के 4-4 सीटों पे हम आए हैं। और दुबई से पाकिस्तान? दुबई से पाकिस्तान पैक थी बिल्कुल। सो ये हो रहा है। सो बहरहाल अगर मैं इंशाल्लाह पहुंच गई, इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगी न्यूयॉर्क 8 की सुबह, 7 तारीख नहीं, को अगर निकल आपकी भी होनी होती तो बता देते। बता देते। अब तक उम्मीद है मुझे, एमिरेट्स वालों पे इतना यकीन है कि वो बता देते, तो मैं पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह। और 19 अप्रैल को स्केड्यूल्ड है, सोच रहे हैं कि मीट एंड ग्रीट जो है, और न्यू जर्सी सिटी में ही करेंगे, क्योंकि ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई। तो जो आपकी कजन की उन्होंने कैंसिल की, उन्होंने ऑल्टरनेटिव फ्लाइट नहीं दी? नहीं, है? उन्होंने कहा आप रिफंड करा लें या रीस्केड्यूल आगे की करा लें, दी होगी, मैंने इससे आगे नहीं पूछा। तो उन्होंने रिफंड करा के फिर टर्किश ले लिए। डोमेस्टिक भी आपके फेयर्स बढ़ेंगे अब तो, अब ऑलरेडी बढ़ेंगे, इतने ऐसे वैसे ऐसे बढ़ेंगे, वैसे बढ़ेंगे तबाहियां। हाँ। डबल होंगे। और अब ये भी नहीं कह सकते कि गाड़ी पे चले जाएं कराची टू लाहौर, क्योंकि वो भी बहुत महंगा पड़ेगा अब तो। अब फिर भी एयरफेयर से तो सस्ता ही पड़ेगा, लेकिन या अच्छा यार हसन, चले ना आगे। आप कह रही हैं बातें, मैंने क्या कहा? नहीं आप ना, खुद ही बार कह बार रही आप हैं। उस पे ले आते हैं एयर पे हमेशा आप ना आंखें बंद करने से ऐसे नहीं हो सकता कि दुनिया सही हो जाएगी। हाँ, नहीं दुनिया से ही नहीं होती, लेकिन क्या। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आमना जैसे कह रही हैं ख्वातीन हज़रात, वो आगे बढ़ना चाहती हैं। पिछले हफ्ते इन 3 ड्रामों पे आमना का तज्ज़िया हम नहीं सुन सके थे, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि इस यार हफ्ते आपके लिए ना, एक आप बात करें, मैं एक मैसेज आया आपके लिए। इस बार हो सकता है हम आमना से हमारी गुजारिश है, और हमें उम्मीद है कि आमना ने पिछले हफ्ते भी की भी इन ड्रामों की एक साथ देखी होंगी, तो उनसे थोड़ा सा ओपिनियन हम लेंगे। पिछले हफ्ते उनका क्या उनकी क्या सोच थी इन ड्रामों में जो हुआ उसके बारे में। तो हमारे पास आज 2 एपिसोड्स हैं, एक और पाकीज़ा की, आखिरी 2 एपिसोड्स हैं शरपसंद की, और हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं मुअम्मा की। मुअम्मा ऐसा होता है कि एक हफ्ते आपको लगता है कि यार मज़ा नहीं आया, ये क्या था, और अगले हफ्ते आपको वापस से मुअम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है, एटलीस्ट मेरे केस में। तो आमना अभी कुछ आप। यार आपके लिए एक मैसेज आया था मेरे जी, पास समहाउ, जी, जो मैंने पढ़ा और मैंने कहा मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी। अब वो मुझे मिल नहीं रहा, मगर उसका नतीजा, उसका वो जिस्ट। जिस्ट उसकी ये थी मैसेज की, कि आपके लिए पैगाम था कि आपने बहुत ज़बरदस्त सोलो रिव्यू किया था, बहुत इन डेप्थ, और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। उन्होंने कहा कि आप बददिल ना होएं, आपका रिव्यू बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने ये मैसेज मुझे क्यों नहीं किया? जो भी ये थी या अच्छी थे, सोचने की बात है। जो भी थी या थे, थी तो उन्होंने मुझे क्यों ना आमना ये मैसेज किया? आप जो भी थी, आप कहाँ उन्होंने मैसेज किया आपको? कुछ जानने वाली थी? इंस्टाग्राम पे, नहीं नहीं, जानने वाली नहीं थी, यार तो आप मुझे मैसेज करें, आपने आमना है को ना। मैसेज किया, मेरा दिल खुश होता। नहीं, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। मैं तो ऐसे उस दिन मजाक में कह रहा था, हाँ 1-2 कमेंट्स आए थे, इतना मैंने दिल पे नहीं ली थी बात, बट थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार भेजा हमारे कमेंट सेक्शन में, जेन्युइनली मुझे भी लोगों के डीएम्स आए। आई लव यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आई डू अंडरस्टैंड, कभी कभी मैं थोड़ा सा सीरियस मोड में कॉन्वर्सेशन जानबूझ के भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बातें होती हैं उनको सीरियस तरीके के साथ करनी चाहिए। तो आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी लोगों को वो बोरिंग लग सकता है,
सो बट मैंने वो फीडबैक आपका समझ लिया है, और होपफुली इंशाल्लाह जब अगली बार इस तरह का कुछ रिव्यू सोलो करेंगे तो उसको इतना सीरियस टोन में नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगा कि उस दिन ये सारे ड्रामे जो थे वो दे मेरिटेड अ सीरियस कॉन्वर्सेशन। एक्चुअली आपने जो कहा ना कि मैं स्क्रीन खोल लेता हूँ और ये तो वो थोड़ा सा हाँ ठीक है, मुझे ये लगा कि यार कोई कुछ मिस ना हो जाए ना अगर बंदा सोलो कर रहा हो। हाँ हाँ लेकिन चलो ठीक है, आपका क्योंकि फीडबैक सर आंखों पे। आप मुझे इंशाल्लाह नोट्स नहीं कोशिश बनाते करेंगे ना। कि अगली बार बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट हम डिलीवर करें और आपके फीडबैक के मुताबिक हम काम करें। अब फिलहाल वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे मैं और आमना रिव्यूज के सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाएगा मत। अच्छा, माजूर चाहूंगी आपके पीछे आज कोई मेरे पीछे या आपके पीछे ग्रीनरी नहीं है, क्योंकि कल बारिश की फोरकास्ट हुई तो माली ने कहा बाजी मैं सारे पौधे बाहर निकाल दूं बारिश में। मैंने कहा निकाल दो। मैं कहा यार तुम कौन रोक सकता है, पौधों निकाल को दो एंजॉय करनी चाहिए पौधों बारिश। को थोड़ी सी, ताकि बारिश मिल जाए। बारिश से मुझे याद है बारिश तेज हुई भाई, बारिश तेज हुई और काफी हुई। बारिश काफी तेज हुई और हाँ काफी शदीद हुई। हाँ, लेकिन नुकसान भी था अप्रैल में यार, it was so cold last It was night. I nice था slept ना, without the AC है ना, it was so nice. in April. Yeah, I woke up to the sound of rain, which was just beautiful. That's my I slept to the sound of rain, slept be or woke up be. It was just beautiful sound. which was beautiful. Anyway, आमना मोहम्मद से शुरू जी करेंगे। जरूर, मामा से शुरू कीजिए। आमना पिछले हफ्ते बहुत सारा फीडबैक आ रहा था मोमा को देखने के बाद, कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि ये शाहजहां जो है ये बिलाखिर एक मर्द ही निकला, चीटर ही निकला, क्योंकि ज्यादातर मर्द ऐसे ही होते हैं। मगर ऐसा ना हुआ। तो आपको, आपने पिछली बार जो 2 मैंने एपिसोड देखी देखी जी थी आपने, जी जी आपकी बिल्कुल। क्या असेसमेंट थी तब, और इन 2 एपिसोड्स के बाद आपकी क्या असेसमेंट है? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली 2 एपिसोड्स को देख के उन्होंने बहुत सारे सवाल और एक क्यूरियोसिटी लोगों के दिलों में डाली कि पता नहीं शाहजहां कैसा मर्द है और अब ये भी चीटर है और ये सारा कुछ। और इन एपिसोड्स में जिस तरह से वो पैन आउट हुआ सारा, कि पता चला कि वो नहीं है चीटर और उसका पहला प्यार था सारा, और फिर सारा मर गई और फिर वो दिल में लेके फिर उसको आयजा मिली और सारा उसको प्यार उसका रिटर्न किए बगैर मरी है। बगैर प्यार किए मरी, एग्जैक्टली। और फिर उसको आयजा मिल गई और आयजा से वो टूट के प्यार करता है, और लेकिन उसका एक कनेक्शन नहीं, वो सारा से भी प्यार करता और वो आयजा से आयजा से भी प्यार नहीं, आयजा से तो मिल भी रहा है ना, आयजा से शादी होगी तो वो रेसिप्रोकेटेड प्यार है, वो दोनों प्यार करते हैं। लेकिन वो सारा से भी अभी मोहब्बत करता है। सारा से भी मोहब्बत करता है और ऐसा लग रहा है कि जैसे जहारा के लिए भी उसके दिल में मोहब्बत है, लेकिन वो क्योंकि बहुत लॉयल है बीवी के साथ, इसलिए वो उसको, उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था। तुम जानती हो ना कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। The point is that I feel that the writing really took a slip. Really? Yeah, in these 2 episodes. I thought these 2 episodes were much better. No, why? Why did you think so? Because सरमत का जो पूरा आपने एंगल दिया उसमें, फिर शबीर जान साहब, मारिया वासी की जो एंट्री हुई जुलेखा की, और वो सब आज तक 28-29 किस्तों में आपने ये चचा जान का कोई जिक्र या जुलेखा का कोई जिक्र किसी किस्म का किसी भी तरीके से सुना? तो उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बन रही है ना, क्योंकि सरमद जेल में था और हम तो सरमद और जहांआरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, और सरमद को शायद ये लग रहा था कि जहांआरा उसको बचाने में काम किरदार करेगी, क्योंकि चचा को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखे ना, और चचा से लड़ाई हुई थी, चचा से लड़ाई की हुई है, वजह से। चचा के केस हुए हुए हैं, तो अगर अब वो चचा के साथ आया तो मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में लास्ट डिच एफर्ट है उसकी, क्योंकि चचा ने जायदाद भी अपने नाम करा ली सारी, या उसकी शादी भी जुलेखा से करवा दी, दामाद भी बनवा और जो दिया, सबसे मेन उसका प्रॉब्लम था कि किसी और लड़की की तरफ वो देख ही नहीं सकता। सकेगा। तो इतनी बड़ी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इतना बड़ा डिसीजन वो पहले इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि उसको लग रहा था जहारा उसकी साइड पे है। जहारा ने जब उसके खिलाफ गवाही दी कोर्ट में, विच इज रिसेंट, अभी हाँ अभी या इन मोहम्मद फिर दुनिया उसने इंस्टिगेट किया ये सारा। अच्छा, मुझे ये सारा बहुत कमजोर लगा प्लॉट, और मुझे इसको अभी पार्क कर दें आप एक साइड कर पे। दिया। पहले आप आ जाएं जहारा और शाहजहां पे। जिस तरीके से इन जहारा की मोहब्बत जागी है ये पिछली 4 किस्तों में शाहजहां के लिए, मुझे वो बहुत वीक लगा, बहुत पहले तो आप इस unconvincing। सवाल का जवाब दें, आपकी नजर में क्या वो जेन्युइन मोहब्बत है? लग रही है जेन्युइन मोहब्बत, जिस तरीके से वो देख के एक बहुत ही टूटे हुए दिल से आंसू भी बहा रही है, और जिस तरीके से उसके मुंह पे हाथ रखे बस ये कभी मत कहना कि तुम मर जाओगे, मतलब जिस तरह वो ड्रामेटिक हो रही है मोहब्बत में, उसकी उसकी क्या कोर है, क्या बेसिस है कि उसका नाम शाहजहां है? इट्स अ वेरी वीक प्लॉट लाइन। नो, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जेन्युइन है या नहीं? क्या व्हाट आर द चांसेस कि ये भी उसके,
क्योंकि उसकी और वकील की एक कॉन्वर्सेशन थी जो कि म्यूटेड थी, वो हमने नहीं सुनी कि एग्जैक्टली हुई है क्या। उसके फौरन बाद वाला सीन जो हमने देखा तो उसने शाहजहां के लिए दरवाजा खोला, शाहजहां की अलमारी बनाई हुई थी। तो क्या वकील ने और इसने कुछ आपस में बैठ के दोबारा कोई प्लान हैच किया ये है? वही है मेरे भाई, आपने बहुत मर्डर थ्रिलर्स देख ली हैं अपनी जिंदगी में। आपका ख्याल था शाहजहां पता नहीं कौन अंडर कवर लवर बन के आएगा जहारा की जिंदगी में और उसको अनअर्थ करेगा उसकी सारी मिस्ट्री, और नीचे का जो एक सीक्रेट चेम्बर है उसको करेगा, खोलेगा दुनिया के लिए कि यहाँ ये हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, कोई वो अंडर कवर नहीं था। वो एक आम इंसान था जिसका नाम शाहजहां था, और वो आया इनके घर में रहने। इनकी मोहब्बत की वजह मुझे समझ नहीं आई, सिवाय इसके कि ये एक प्लॉट डिवाइस था, लेकिन एज अ नैरेटिव ये बहुत कमजोर था। एक औरत अगर ये गेम खेलती आ रही है कि या जिस मर्द को चाहे वो लुभा ले, या चाहे वो शादीशुदा ही ना हो, उस औरत को अगर एक ऐसा मर्द टकर जाए जो उसकी तरफ देखे भी नहीं और उसको कॉन्स्टेंटली शट डाउन करे, तो क्या वो वजह नहीं बन सकती जो जहारा का रिएक्शन या एटीट्यूड हम जहाँ शाहजहां की तरफ देख रहे हैं? नहीं, इसलिए क्योंकि जहारा की बैकग्राउंड में, जो कि हमें ये बार बार दिखाते रहे हैं, अपनी शादी का इतना ट्रॉमा है कि वो एक लविंग रिलेशनशिप में जाने से पहले, और पहली मोहब्बत का भी ट्रॉमा है। She is not shown to be that kind of woman who will fall in love in a one-sided relationship so helplessly. मे बी इट्स ईगो नॉट लव। But it's coming across as love. आप देखें, अब आप जहारा का कैरेक्टर आर्क इन 4 एपिसोड्स में देखें, उसका ड्रेस सेंस बदल गया है, कंप्लीटली फर्क हो गया है। पुरानी वाली 26वीं जहारा जैसा होगा। नहीं, मैच्योर जहारा जैसा हो गया है। पुरानी हम जहाँ जो जहारा हम देखते ओरिजिनल थे, मैं कह रहा हूँ। ओरिजिनल भी चलो यंग थी, मासूम थी, वो भी और था। नहीं, अब तो वो पूरी चादर कॉलर वाली कमीजें, पूरी वो मैं शरीफ जहारा बन के वो आ गई है। नहीं, it was a very weak thing. I mean, I was not convinced when she was lying there in the hospital bed, almost lying with Shahjahan and telling him कि ऐसे मत कहो और तुमने अपनी जान की कदर करो, ख्याल क्यों नहीं रखते अपना, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो। अपने लिए नहीं तो हमारे लिए। And I was like, woman, where are you coming from? This is not who you were for 26 episodes. What happened? एक चीज छोटी सी थी जो मैंने सोचा कि मे बी आज तक इसको कोई लॉयल मर्द नहीं मिला जो एक अच्छा लॉयल मर्द हो। पहला शाहजहां भी एक शकी मर्द था, सरमद जो था वो एक अब्यूसर था, एक करप्ट अब्यूसिव असॉल्टिंग हस्बैंड था। बाकी जितने टेनेंट्स आए वो सब दे वर ऑल टू ईगर टू स्टार्ट एन अफेयर विद हर, और ये पहला मर्द है जो कि अपनी बीवी के साथ लॉयल है। तो मे बी दैट इज व्हाई शी इज अट्रैक्टेड टू हिम। अट्रैक्शन समझ आती है, लेकिन इस किस्म की दिल तोड़ देने वाली मोहब्बत के सब कुछ निछावर कर दो, वो मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे वैसे आमना ऑनेस्टली लगा नहीं कि इतनी कोई शायद मोहब्बत की स्टेज उसने रीच कर ली है। मेरा तो आपसे एक्चुअली सवाल ये था ऑन द अदर हैंड कि जब शाहजहां उसके पास आता है और उसको सारे ये बात कह के जाता है, जो कि मुझे बड़ी फेयर और जस्टिफाइड बात लगी कि आप पहली बात ये है कि वो मेरा घर है, आपको हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे घर में आए। दूसरा, अगर आप भी गई थी तो मेरी क्लोजेट में जाने और मेरी बीवी की चीज़ों को छेड़ने का तो आपको बिल्कुल ही आपके पास कोई राइट नहीं था, तो काइंडली स्टे अवे और ऑल दैट। तो वो कहती है कि सारा कौन थी वो, तो वो सारा एक्सप्लेन जब कर देता है। उसके अगले दिन जब सुबह शाहजहां उससे अपोलोजाइज करता है, तो जो जहारा का रिएक्शन होता है वो क्या रिएक्शन होता है? लाइक व्हाट इज शी एक्सपेक्टिंग? हियर इज अ मैरिड मैन हु इज टेलिंग हर कि यार बैक ऑफ, Yeah. आई एम लॉयल टू माय वाइफ एंड आई डोंट वांट टू चीट ऑन हर। I understand those men also who say कि okay I want to, but this is the man who's saying I don't. Why is she acting so like Rusivi from her? तो नहीं समझ आ रहा ना, कैरेक्टर इज नॉट भाई ऑब्वियसली वो क्या करे, वो तुम अगर उससे प्यार करती हो तो वो क्या छोड़ दे अपनी बीवी को तुम्हारे लिए? एग्जैक्टली। और वो कह रही खुदारा मुझसे ऐसी बातें ना करें, दोस्ती अल्लाह ना करे मुझे अब किसी मर्द से ना मोहब्बत करनी। क्या नहीं, मतलब? she says कि मैं तो हाँ। मोहब्बत। I was like, what? I'm like, what are you expecting यार? यही मैं कह रही हूँ। That guy does not want to cheat on his wife और वो कह रहा है कि वो लॉयल है, और उसने अपनी बीवी को भी सब बता दिया। उसकी बीवी जब अस्पताल आती है उसने कहा कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता है, मेरी तबीयत खराब थी, ये सारा सिनेरियो हुआ। I was like, what does she want? Just because she likes him? पहली बात तो ये कि why does she like him? I'm not convinced on that track कि why she has fallen. चलो वो समझ में आ जाता है कि यार मैंने इसको इस पर्सपेक्टिव एक अच्छा मर्द है। नहीं, मैंने इस पर्सपेक्टिव से देखा कि एक औरत है जो कि उसको लगता है कि जिस मर्द को चाहे वो लुभा सकती है, और ये मर्द है वो वाला टिपिकल सिनेरियो। कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? नहीं तो फिर वो ईगो होती है, लेकिन यहाँ ईगो नहीं लग रही उसकी। तो वो मिक्स है, थोड़ी सी अट्रैक्शन होगी। आई वुड लाइक टू थिंक मेन और वुमेन डू फील अट्रैक्टेड टू
other people who don't pay as much attention to them as they especially would. when you're used to so much attention. Yeah. चलो दिया, मुझे ऐसा लगा it was a plot device and not a very strongly built narrative on emotion or some kind of plausible reason, तो वो मुझे कमजोर लगा था. अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग जो उन्होंने चीज की, जो उन्होंने शाहजहां के ऊपर अटैक करवाया. हाँ जी. अब ये है कि ये मुझे पता भी है, आपने भी देखा होगा, शहजाद इज हर्ट दीस डेज. अच्छा. he got into an accident और उनके Okay. आर्म पे काफी चोट आई थी, Okay. फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो उन्होंने असल में स्लिंग पहना हुआ है. ओके. तो मुझे ये लगा कि उन दिनों का उन्होंने shoot है. उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया कहानी के अंदर ही, कि वो जो पूरा एक छोटा सा इंसिडेंट दिया, और वो ऐसे दिया कि आपको ऐसा लग नहीं रहा कि वो आउट ऑफ द प्लॉट कोई चीज हुई है. Yeah. जो अटैक हुआ है और उसके बाद से शहजाद इज इन अ स्लिंग, बिकॉज इन रियल लाइफ इज इन अ स्लिंग. तो अगर वो एकदम आप देखते हैं कि यार शाहजहां का किरदार है और शूट बाकी था, कि वो एकदम स्लिंग में क्यों आ गया, तो उन्होंने उसको कहानी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया और अच्छे तरीके के साथ. ये तो अच्छा किया, लेकिन बेचारे जो असफर को मार दिया, और असफर बेचारा खाली असफर नहीं मरा, और फिर वो एक ट्रोप बन गई ना कहानी कि मैं कभी इसको अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा कि मेरी वजह से तो असफर उसकी निकला, वजह तो दी ना, क्योंकि 3 उसकी बहनें विधवा माँ, शायद, और 3 एक विधवा माँ. मतलब मैंने कहा यार कम ऑन लेट्स गेट आउट ऑफ दैट ट्रोप. कैन अ गाय नॉट लीव बिहाइंड अ हैप्पी फैमिली, काइंड ऑफ he was getting married in 3 months. 3 महीने, शुक्र है बीवी का बच्चा नहीं होने वाला था, वरना वो और भी बुरा होता, वरना चलो वो नहीं दिया, मगर वो भी बहुत एक ठीक है, असफर इतना कोई किरदार मुझे लगा कि ट्रोप्स दिए हैं, और ये मुझे कमजोर डेवलपमेंट लगी ये पूरी जहारा की. अब आ जाएं. यार आप अब आज बहुत अनफॉरगिविंग मूड में चल रही है. नहीं, अनफॉरगिविंग नहीं है. मुअम्मा को आई एम लेके. ट्राइंग टू बी मुझे एक्चुअली ये तो किससे अच्छी I'm लगी trying थी. to be rational and I'm Okay. trying to be a bit sort of practical here. और दूसरी तरफ आप आ जाएं सरमद पे. सरमद जो धमकियां पिछले 7 साल से जहारा को उस पर रख रहा है कि तुम बाहर भी तुम पे नजर रखने वाले लोग हैं, और फलाने भी हैं, उसको चचा की आगे एड़ियां रगड़ने की जरूरत क्या पड़ी, यहाँ तक कि वो जुलेखा के पांव तक पकड़ लेता है. Why? बिकॉज जब उसने वो पिछले एपिसोड में बंदे भेजे अपने, तो वो मुंह की लेके खा के वापस चले गए. क्यों? क्योंकि शाहजहां ने फोन कराया ना किसी से, तो अब इसको तो जेल में नहीं पता कि शाहजहां कौन है और क्या इसका पबा इतना लंबा कि उसके बंदों को फोन कराया और ताकतवर है. लेकिन चचा जो है उनका तो उसका तो पता है चचा का, कि चचा तो पावरफुल है. चचा के लोगों और चचा के बंदों पे तो उसको पूरा इत्मीनान है ना, इसलिए. और जुलेखा के पैर उसने इसलिए पकड़े बिकॉज ही गॉट नो एस्केप. जहां उसके पास आई है इस बार और उसको धमकी दे के गई है कि मैं तुम्हें नहीं निकलवाऊंगी, और उसको पता चल गया कि जहां उसके साथ डबल गेम खेल रही है, तो वो मरता क्या ना करता वाली दोबारा कह रहा हूँ सिचुएशन में. I'm thinking that you brought in 2 very powerful actors. शबीर आपको जान, कैसी मारिया वासी कैसी लगी? वही मैं कहने लगी थी, you brought in a very powerful character, Zulekha, played by Maria Vasi, a very powerful performer. Who's up to something with Totally. some There dude. better be a purpose. She better not be kind of a flimsy passing through woman. No, she says ना कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी इज्जत संभाल के सरमद के लिए रखी हुई है. And हाँ. cut to she says कि मैं उधर जा रही हूँ, and then हाँ, she and comes she's coming out of her house or something. कुछ है. वो है. मुझे लगता है ये डिटरेंट्स हैं सारे. ये मैं नहीं इतनी कनेक्ट हो रही इस सारी सिलसिले से. जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो जहारा जाके पुलिस वाले को कहती है कि मैं अपना बयान देना चाहती हूँ, और वो कहता है कि 7 साल पहले हुआ जुर्म अब आप क्यों दे रही हैं, तो वो ठीक कहती है कि मुझे हिम्मत नहीं थी पहले, अब मुझ में हिम्मत आ गई है, तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ और मैं वादा माफ गवाह बनना चाहती हूँ, आप मेरा बयान लें, बल्कि ले भी ना, फिक्र ना करें, मैं कोर्ट में भी यही बयान दूंगी. और वो जो कहानियां बताती है नादिया कत्ल केस में, वो है कि सरमद ने गोली मारी है. अब ये झूठ बोल रही है, क्योंकि उससे पहले जो हमने एक फ्लैशबैक देखा जो सरमद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, हाँ. कि गोली इसने मारी है नादिया को, जहारा ने. उसमें लड़का नहीं था कहीं पे भी. नहीं, लड़का इस काबिल नहीं लग रहा कि गोली मारे. लड़का दोनों से केसेस में नहीं था. मतलब अगर नहीं था, लेकिन गोली उसके पास नहीं थी. आई डोंट रिमेम्बर. जो जहारा का ओरिजिनल फ्लैशबैक था उसमें यहाँ तक खत्म हो गया था हाँ. कि गोली चली थी. हाँ. अब जहारा ने जो बात की है उसमें उसने कहा कि गोली चली थी, लेकिन आपको पता चलता है कि गोली लड़के ने नहीं चलाई, गोली सरमद ने चलाई. हाँ. इन 2 एपिसोड में एक फ्लैशबैक हमने सरमद के पीओवी से देखा जिसमें लड़का नहीं था, सिर्फ जहारा नादिया को गोली मारी. तो असल केस क्या है हमें नहीं पता. दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. लड़के ने तो बिल्कुल नहीं मारी,
बिकॉज टेक्निकली बड़ा गलत होता। नहीं, सवाल पहला ये पैदा होता लड़का था या नहीं था। हाँ, और अगर था तो अब कहाँ है? था तो अब कहाँ है। हाँ गोली उसने मारी या नहीं मारी वो हाँ। भी है। सो दिस इज द हुक, दिस इज द हुक कि नादिया कत्ल केस जो है वो था क्या। इसलिए कि अगर जहारा ने मारा है, ओके आई कैन बिलीव दैट, मगर वो बड़ी कमजोर दिखाई हुई है जहारा, या शायद वो अपनी अपनी इमेज डाल रही है पुलिस वाले पे। नहीं, उसने इस बार उसको बोला ना सरमत को कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए, तो उसने कहा मुझे तो लगा तुम कमजोर हो। उसने कहा नहीं, मैंने ये तुम्हें दिखाने के लिए कमजोर बनी हुई थी, कि तुम्हें दिखा रही थी कि मैं कमजोर। हाँ, मैं मैं अब तो काफी टाइम हो काफी गया। टाइम से हो रहा है एग्जैक्टली। तो अब वो इंटरेस्टिंग है कि मारा किसने। मेरा तो नहीं ख्याल कि सरमत ने मारा है, लेकिन मारा हो भी सकता है, बट वी डोंट नो। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट इन द होल थिंग। बाकी जो उन्होंने पूरा शाहजहां लव ट्रैक दिया है, मैं नहीं कन्विंस हो रही। और जो मैं उन्होंने एक्चुअली उसको एंजॉय कर रहा हूँ ठीक है, that's पूरे को। मुझे इन दो की मैंने इतने उसमें, क्योंकि मुझे पिछली बार लगा था कि हाँ यार ये शाहजहां को हम किधर लेके जा रहे हैं, वो जो फ्लैशबैक था और जो फ्लैशबैक में लड़की थी क्या वही सारा थी। बट इस बार उन्होंने मुझे लगता है कि उसको नीटली टाई अप कर दिया और मैं इतना उसमें नहीं, मुझे लैप्सेस नजर आए। और मैं एक्चुअली शबीर जाट साहब की और मारिया वास्ती की जो अपीयरेंस हुई वो मुझे अच्छी लगी। नहीं दोनों नहीं, वो अच्छी लगी। मैंने वही कहा स्ट्रॉन्ग कि आई प्रेजेंस थी होप कि दोनों कोई की, मकसद हो उसका। दोनों की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। और मारिया वास्ती एज जुलेखा आई थिंक was an impactful entry of a new Absolutely, character at this stage, which is absolutely. what 28, 20, probably 20, no, I think 24, 28, 29th. 28, 29। तो इस पॉइंट पे भी अगर नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और आपको एंगेज कर रहे हैं तो आई गेस दैट्स अ गुड थिंग। That's a good thing, yeah. Also again Shehzad and Sabah together, it's a good combo, Shehzad and Sabah. It was a good combo until they made Sabah into Jahara into this really मैं तो pining woman. परफॉर्मेंस और अपीयरेंस की भी अच्छा, बात वो है। जो पूरा कमरा आज पिछली एपिसोड में मैंने देखा, हाँ आपने जो उसका भी क्या मतलब पता तो नहीं कुछ चला तो। हाँ, वो देखा था कमरा। हाँ, तो ये अनकन्विंसिंग ये डेवलपमेंट्स थी सारी मुझे, मेरे जहन में। मेरे ख्याल में आपका डिलेड फीडबैक आ रहा है पिछले 2 एपिसोड्स का। मैंने इकट्ठा आ रहा है ना सारा, हाँ, इकट्ठा इकट्ठा आ रहा है इसलिए। क्योंकि मैं ये दे चुका हूँ तो मुझे ये वाली 2 एपिसोड बेहतर लगी। ठीक है एक और पाकीज़ा कर लेते हैं, फिर शरपसंद की आखिरी 2 जी जी, किस्तों पे आ बिल्कुल बिल्कुल, एक और पाकीज़ा पे आप आए। मूविंग ऑन टू देन एक और पाकीज़ा। साथ लैण दे। जी आमना, एक और पाकीज़ा की 2 एपिसोड्स जी जी, बिल्कुल। पिछले हफ्ते भी आपने देखी। पता चल गया कि अकबर ने गोली चलाई है। पहले तो ये course. मुझे बताएं, मैंने थ्योरी ये फ्लोट की थी पिछली बार कि क्या कोई वजह या एक्सक्यूज ऐसी हो सकती है कि अकबर पाकीज़ा को असल में मारना नहीं चाहता। नहीं मारना चाहता था, हाँ। नहीं मारना चाहता था। मेरे नज़र में वो मारना ही चाहता था, वो मारना ही चाहता था। और बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो लीनियर नहीं है, हर कैरेक्टर के शेड्स हैं। तो मोहब्बत भी उसने अपनी बहन से बहुत की है, जो हमने बहुत सुना है कि अब तक वो पाकीज़ा उसकी बड़ी लाडली बहन थी। तो उसका भी इम्पैक्ट उसके इस डिसीजन पे आप देखते हैं कि जो घबराता है और जो उसका एक होता है इनर गिल्ट भी उसको है। लेकिन मारना वो चाहता था बिकॉज उसका एक मेल ईगो और एक ऑनर का जो एक सुपरफिशियल सा एक कॉन्सेप्ट है, दैट सॉर्ट ऑफ ओवरशैडोज हिज लव फॉर पाकीज़ा। मारना चाहता था वो मेरे ख्याल से, लेकिन बिकॉज वो ये कहता भी है कि काश ये मर गई होती तो अब उसका जनाजा पढ़ के हम लोग आराम से बैठे होते। बट इन 2 एपिसोड्स में भी इस बात को भी उजागर किया गया है कि उसका निशाना चूका, हाँ कि उसके हाथ या तो कांपे होंगे या लर्जे होंगे। आखिर में बहन है कि मतलब उसका पक्का निशाना नहीं था, और ये बात भी बार बार हुई। तो मुझे लगा शायद मे बी ही डिड नॉट एक्चुअली वांट टू किल पाकीज़ा। पहले तो मुझे लगा था शायद वो उसका केस स्ट्रॉन्ग करना चाहता है कि अगर वो उस पर अटैक करेगा और उसको गोली छू के चली जाएगी। या देखे ना, पहले एक पूरा, सॉरी मैं थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी उस पे थ्योरी पे की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन जब वो पाकीज़ा उसको देखती है, देयर वाज अ होल मोमेंट जब वो गोली चला सकता था। गोली तभी चली जब फराज आगे आया। तो अभी भी मैं मतलब ठीक है 98% मैं भी कन्विंस्ड हूँ कि वो मारना चाहता था, लेकिन 2% का मैंने रूम छोड़ा हुआ है। नहीं तो एक हिचकी हुई होगी, हिचकी एक हुई होगी उसको बहन को देख के, खासतौर पे when their eyes met locked,
तो उसको एक मोमेंटरी But it would be too simple कि यार अकबर ने पाकीज़ा को गोली मार दी. With the storytelling that we witness in एक और पाकीज़ा that we have been witnessing, there's always layers to it. so there is So layers this would be too simplistic कि यार बाई but का they've change हो given you गया. a layer. They've हाँ? given you a layer in these 2 episodes. The layer is also that he wanted to kill Pakiza ताकि वो जो एक शर्मिंदगी होनी है और एक शेम आनी है फैमिली में जब ये सारा कोर्ट में केस जा रहा है उससे बचने के लिए मरी जाती तो बेहतर That's था. too simplistic. Also, they've given you the fact that he's also a man and that's why he's hanging out with Yasin. And Bigul also said this in an interview. He's a man who's been rejected by a woman. और वो अभी भी वही बात दोबारा उठी कि क्योंकि आरजू ने उसको रिजेक्ट किया और भाई कहता है छोटा वाला कि जब से इसको ठुड्डा मिला है आरजू की तरफ से ये और गुस्सा चढ़ रहा है इसकी मर्दानगी जाग. मॉल वाली लड़की उसकी शादी तय हुई है ना तब से पागल ही हो गया भाई. और इसने मैसेजेस इसने मैसेज भेजा उसको कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे मियाँ को भी अगर तुमने ये निकाह किया तो मुश्ताक गार्ड उसके अंदर वो रिजेक्शन की. और ये हमने बहुत से केसेस रियल लाइफ में भी देखे हैं जहाँ रिजेक्शन जो है मर्दों को इतना वायल कर देती है इतना टॉक्सिक कर देती है कि गोली चलाना. और क्योंकि ये एक बाइनरी कैरेक्टर नहीं है ये भी नहीं है तो आपको होता है कि चलो एक मोमेंट के लिए उसका हल्का सा स्लिप हुई है नीयत तो शायद निशाना छूट गया. ऑल्दो आपको ये भी एविडेंस मिलता है कि निशाना कोई बहुत अच्छा था भी नहीं उसका कि गोली मिल गई लेकिन था निकम्मा. ऐसा नहीं था कि फेल होता हुआ आया. तो ऐसा नहीं कि बड़ा वो कॉम्पिटेंट सिक्योरिटी गार्ड था कि वो निशाना उसने सीखा निशानाबाजी सीखी हो. सो ऑल दीज थिंग्स एड अप. All these things add up. But did he intend to kill Pakiza? I think he did. Whether he hesitated, whether it was to save honor of his family, whether it was to kill the part that was bringing shame to his family, or whether it was because of his ego that was so terribly hurt by Arzu's rejection and that he couldn't take. Therefore, he was also hanging out with Yasin, who was constantly feeding into that ego. कि ये तो लड़कियां होती ऐसी हैं जो पढ़ने निकलती हैं और ऐसे कपड़े पहन के निकलती हैं और क्रिकेट खेलती हैं और नौकरियां करती हैं और मेकअप करती हैं. ये तो होती ऐसी हैं चालू लड़कियां ये सारी. ये सब लड़कियां तो ये हैं ही डिसऑनरेबल. इनकी तो मरना है अच्छी बात है. तो ऑल ऑफ दैट. मुझे सिर्फ ये लगा कि मैं अगेन इन 2 एपिसोड्स में आलिया का जो किरदार आप जिस तरह से उफ, देखते हैं उफ, एंड नादिया अफगान ने जिस खूबसूरती के साथ वो किरदार उफ. निभाया और उस पे आते हैं तो आप आलिया को देखें आप असलम को देखें आप असगर को देखें आप पाकीज़ा को देखें. लेयर्स उन सब में भी हैं सीधा उनमें से भी कोई नहीं है. शेड्स उन सब में भी हैं बट एट देयर कोर दे सीम लाइक they have good hearts. So Akbar would be the only black sheep of the house then. He is the only person, although आप असगर से ये शुरू में expect कर रहे थे कि वो सब कुछ करेगा, but it is actually Akbar who is innately a bad person. Yeah. वो कहती भी है ना आलिया कि कसूर तो मेरा है कि मैंने ऐसा बच्चा पाला जो अपनी बहन को मारने के लिए तैयार. लेकिन बाकी 2 तो अच्छे हैं, बाकी पूरी फैमिली अच्छी है. तो बस इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शायद कोई राइटर ने डायरेक्टर ने छोड़ा वो हल्का सा रूम इसको एंड में रिडीम करने का. हो सकता है या शायद ना भी हो, बट nevertheless this is interesting. This is an interesting little aspect. I'm actually glad that there's one breakaway person in the house. कि ऐसा नहीं था कि सारी पाकीज़ा को सपोर्ट कर रहा पूरा खानदान चल के. एक ऐसा था What's so wrong with that? एक ऐसा पुर्जा था बिकॉज आपने रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी भी तो देखनी है ना. नॉर्म जो ठीक है है वो आपने काफी ट्रॉमा दे दिया नहीं, पाकिस्तान. दोनों चीजें आपको दी है ना दोनों चीजें. अच्छा ट्रॉमा बहुत था इन 2 एपिसोड्स में. These were the first time I felt 23 and 24. The first time I felt the weight of what is happening. I thought these were extremely heavy episodes and बहुत बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक थी. बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक कि एक लड़की है उस पर जो एक पूरा एक केस की जो ट्रॉमा चल रहा है. एक तो जो क्राइम का ट्रॉमा है केस का ट्रॉमा है फैमिली का ट्रॉमा है हर चीज़. उसके बाद जो भाई का ट्रॉमा उस पर पड़ा है और वो बैठ के सीढ़ियों पे रोती है. मेरा ख्याल था मेरा तो दिल ही टूट गया. मैं कहा ये बेचारी इसमें से क्या ही इसने हैप्पी एंडिंग निकालनी है. देयर इज़ नो हैप्पी एंडिंग फॉर हर. वो जो बार बार कह भी रही है कि मैं कभी भी वो पाकीज़ा दोबारा नहीं बनूंगी. मेरी आंखें कभी भी वैसे नहीं चमकेंगी. मेरी हंसी कभी वो वापस नहीं आएगी. शायद कभी आ जाए 20 साल बाद. अभी तो नहीं आने वाली. What she's going through, they were very heavy episodes. But out of these episodes, I think Alia emerged as the ultimate hero. Ultimate. It was like fantastic. I mean, the way आपको वो लेके चलते हैं उसके हर इमोशन के थ्रू कि जब उसको एहसास होता है वो कहती भी नहीं है
कि किसने गोली चलाई, इसने देखी, मगर वो जो अपना हाथ खींचती है पिछले हफ्ते, उसको पता होता है, when she walks away she knows, and you're wondering अच्छा माँ है, she going to take her son's side, and the way you see her process that information and how वो तैयार होकर जब जाती है और उसको गरम रोटी भी देती है बेटे को, उसको प्यार भी करती है, और फिर छोटा कहता है कहीं जा रही हो माँ, कहती है doesn't say anything and she silently walks through that gully and then she goes and she sits in front of someone and she tells her कि क्या हुआ और उसने मारी है गोली, एंड वो कहती है पाकीज़ा कि जल्दी में होंगी, उन्होंने कि नहीं जल्दी में नहीं थी, उसने बहुत तसल्ली से चाय भी पी एंड एवरीथिंग, इट वाज ऑलमोस्ट कोल्ड हार्टेड, एंड यू आर लाइक दिस वुमन has completely detached herself from her motherly emotions for her son to do what is morally right, what is on principle right. And then when she tells Aslam at night, and the way they connect and the way he breaks down, oh, it was heartbreaking. But it was also so strong and so progressive कि एक औरत है जिसको आपने दिखाया कि घर की चार दीवारी में ही ये बड़ी हुई है, दिस इज द वर्ल्ड शी हैज सीन, ना वो बहुत पढ़ी लिखी है, ना उसने दुनिया देखी है, लेकिन उसकी मॉरल कोडिंग इतनी स्ट्रांग है कि उसको पता है कि असूल पर जो बात है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर मेरे बेटे ने ये किया है तो सज़ा उसको मिलेगी। फिर असलम साहब 7 साल तो उम्र कैद मिलनी चाहिए। और फिर वो जिस तरह अब सनम इज़ स्ट्रगलिंग विद दिस क्वेश्चन कि ये ज़ुबैर पे केस करे नहीं करे, करे नहीं करे, क्या करे, क्या करे? बट व्हेन आलिया सेज़ कि अगर आपके घर में ऐसा हो तो आप हक का साथ ना दें, वुडंट यू डू द सेम? And then she decides कि yeah, I have to do the same. It was just beautiful. I think that Beagle has written these women characters so fantastically that case studies होनी चाहिए कि औरतों के character ऐसे लिखे हैं, whether it's Pakiza, whether it's Alia, whether it's Saman, whether it's Mummy Ji, whether नूर it's भरी। Noor Bhari, all of them. It's fantastic writing. इसमें एक सीन था जब पाकीज़ा और फराज बात कर रहे होते हैं, टुवर्ड्स द सेकंड एपिसोड ऑफ द वीक, जिसमें वो टेरेस से देख रहे होते हैं सारी चीज़ों को, और एकदम दोनों ऐसे बात करना शुरू करते हैं जैसे थिंग्स हैव नॉर्मलाइज्ड। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ ऊपर। या शायद आपको लगता है कि इस पूरे वाक्य से पहले ये लोग ऐसे बात करते होंगे, और आप देखते हैं कि सहर नॉर्मल बात करते करते एकदम जब उस पॉइंट पे पहुंचती है कि मैं कौन सा आज रुखसत होके आने लगी हूँ, उसके बाद in a split second you see that those eyes Yeah, are again devoid of all form of light and emotion. yeah. मैंने कौन सा आज रात को रुखसत होकर आ जाना। वो आपको एक स्प्लिट सेकंड में नजर आता है और फिर उसी स्प्लिट सेकंड में वो वापस चला वो जाता है। चमक होती है और फिर नहीं होती वो होती है और नहीं होती। नहीं होती है। एंड आई थिंक वो मैं आपका उस दिन इंटरव्यू देख रहा था, एंड काशिफ निसार और बी गुल भी कह रहे थे कि इन अदाकारों ने ऐसे काम किया कि वो भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उन्होंने तो ये कहानी और सब कुछ जब अदाकारों के पास लेके गए, एंड आई वाज लाइक यार हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। सहर ने वो जो किया, मुझे नहीं पता इफ शी रियलाइजेस दिस और नॉट, बट एज अ व्यूअर आई कैन टेल कि यार के एक एक्टर ने इतनी नेक नियति के साथ और एक इतनी अच्छी नीयत के साथ काम किया, और वो नीयत ट्रांसलेट कर रही है और वो व्यूअर तक पहुंच रही है। शायद इन दैट मोमेंट इतना ना भी सोचा हो कि यार मेरी आंखों में वो चमक आ रही है, आप एक सेकंड बाद वो चमक चली जाएगी, या सोचा हो मुझे नहीं पता, मुझे लेकिन वो कन्वे हुआ। तो इसका ये मतलब है कि यार उस सेट के ऊपर जो लोग काम कर रहे थे वो बहुत लगन के साथ दिल जान लगा के। इसी तरह अगर नमीर के भी आप सीन्स देख लें, आप नादिया के सीन देख लें, आप नूर भाई के सीन देख लें, यार उनका जो जिस तरह से आलिया के साथ वो था, उमर के सीन्स देख लें जो एज अकबर, असगर जो प्ले कर रहे हैं हमारे भाई दावर, फैंटास्टिक। एक एक एक्टर ने यार उतनी मेहनत की है, जस्ट फैंटास्टिक। अच्छा वापस अब आप नमीर और सहर पे आ जाएं। उनकी पहली कॉन्वर्सेशन जो सारी होती है, चल तू ना चल, बाप जो है उसने नहीं छोड़ दिया उसने घर, और वो कहता है तू चल, और फिर मुझे बताती है आके नूर भरी को कि वो कहती है कि उसको गोली लगी हुई है, वो बेचारा उसको खाना कौन देता होगा, रोटी कौन देता होगा, तुझे चाहिए तू जा। तो वो कहती है रोटी पानी के लिए नहीं मुझे चाहता कि वो आए, he wants a full married life now. He as a man he is able to detach himself from the case in pockets better than Pakiza, and he wants a family, he wants a married life now.
but she says मैं तो तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकती, ये मुझे क्योंकि सारा मुझे वो ऐसा याद लगता है आता कि है हर खिड़की में कि इनमें कैमरे लगे कैमरे हुए लगे हुए हैं। दूसरे के करीब होते हैं। तो मुझे लगता है हर खिड़की, हर दरवाजे से एक यासीन मलिक झांक और यासीन अपने बहुत अच्छे फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा होगा और कितनी वीडियोस बना के रखी होंगी, तो मैं तो कर ही नहीं सकती। और वही बात है, इंटीमेसी के इश्यूज आ जाते हैं सारे। सो इट इज वेरी वेरी वेल पोर्ट्रेड, मगर फिर आ जाती है कुछ लेना। आई डोंट नो, रहने तो नहीं आई, नहीं सेटअप वो करने आई आई। है कि हाँ, ठीक है, वो भी ये फी महसूस तो करती होगी कि मेरा मियाँ है, या उसको गोली लगी हुई है और या उसकी वजह से गोली लगी है क्योंकि उसके भाई ने मारी है और वो गोली उसके लिए थी और उसको या लग गई है। या तो थोड़ा सा तो केयर और कंसर्न, थोड़ा सा क्या मतलब काफी केयर और कंसर्न तो है उसका फराज के लिए। अब देखे ना आप, एक और पाकिस्तान में आपको लग रहा था सब ठीक ठीक होने जा रहा है या नहीं, लेकिन कि यार शायद इनका रिलेशनशिप भी बेहतर हो, अब फिर आपको वो ले आए इस तरफ कि यार कि नहीं इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। एक सवाल मैंने पिछली बार पूछा था, मुझे उसका जवाब नहीं मिला। आप लोगों में से बहुत सारे आप लोग लॉयर हैं, आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी आदि लॉयर हैं। या प्रोसिक्यूटर ने क्यों केस लड़ना है? समन क्यों नहीं केस लड़ सकती? वाई मस्ट देयर बी अ प्रोसिक्यूटर? और अगर प्रोसिक्यूटर नहीं है तो अगर समन को केस जाएगा तो समन को पहले क्यों नहीं केस जा सकता? ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही। तो अगर कोई लीगल एक्सपर्ट ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे was कि it prosecutor for the shooting or was it prosecutor for the नो नो case? द केस, ओरिजिनल एफआईए का जो केस था, क्या जो एनसीसीआईए के केसेस होते हैं वो क्या गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूटर ही लड़ सकता है? या लेकिन गुंजाइश तो है कि जैसे उसने कहता है अगर वो जो, ना आया तो आप लड़ेंगी। हाँ, और वो जो समन का जो है आसिम, आसिम, हाँ आसिम कहता है देखो आयोग कितनी होशियारी के साथ केस तुम्हें दिलवाना चाह रहा है कि तुम लड़ो, या प्रोसिक्यूटर वोंट बी एबल टू डू अ गुड जॉब। या तो व्हाई कांट समन फाइट केस इन द फर्स्ट प्लेस? मुझे मैं इतनी लॉयर नहीं हूँ कि नहीं मैं इतनी लॉयर, इतनी लॉयर नहीं पिछली हूँ बार भी मैंने ये सवाल उठाया था, तो जो लॉयर हजरात हैं प्लीज बताएं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। आपका फोकस मेरा रिव्यू बोरिंग होने पे था, जो सवाल पूछे वो उसका जवाब भी नहीं दिया किसी ने। हो दिल पे ले लिया, नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं मजाक इसके कर रहे लिए। हैं। बट तो ये प्लीज if there's any lawyer who can help us understand this, I'd be grateful. तो छोटी सी शिकस्त होती है इनको कोर्ट में पहली, जो उसकी बेल जो है वो नहीं रिवर्स होती। वो शिकस्त is a prelude to winning ना, I hope because so. समन को केस मिल केस जाए। मिल गया, या लेकिन मेरा एक और सवाल है आपसे, हाँ इस सवाल का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा देना पड़ेगा। क्योंकि ये लॉयर रिलेटेड सवाल नहीं है इन अ वे। समन केस करती है जुबैर के ऊपर, अभी किया नहीं है, करना कर चाहते ही हैं, रही है, हाँ करने जा रही है, और केस ये है कि जी ये क्योंकि लीगल एयर है अपने बाप का और बाप की सारी प्रॉपर्टी का, तो नूर भरी की प्रॉपर्टी भी इसके पास आ गई है। या ये चीज ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डिस्कस की गई जुबैर के ये साथ? बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे बहुत ज्यादा ये सवाल मेरे जहन में आया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्यों नहीं हो सकती। मतलब डायरेक्ट केस करने से पहले जुबैर डजंट कम अक्रॉस एज अ पर्सन जो नूर भरी की जो जमीन होगी जमीन पे बैठ जाएगा, ये बैठ कहने जाएगा, देता है। वो उसको आप मौका क्यों नहीं दे रहे जुबैर को कि यार ठीक है तुम चले गए थे, तुम एक्नॉलेज कर रहे हो तुम चले गए थे और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता तलाक हुई थी, अब इसकी जो भी जमीन बनती है इसको दो, बल्कि ऊपर उसके हरजाना भी भरो। तो क्या जुबैर मना कर देगा? जुबैर उसकी जगह केस लड़ने की कोशिश क्यों? Why must you only take the legal route to get the property out of Zubair? Why can't you have a conversation with Zubair? And Zubair does not seem like an unreasonable person who will not engage in that conversation. I don't know, and I have also asked myself this question कि why can't this be an out of court settlement? यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि someone is trying to do what would be right as a lawyer and not as Zubair's wife. So she is detaching herself from being Zubair's wife. Even if she is a lawyer, हाँ case करना it's a big, I mean it's a big deal. नूर भरी का या कोई भी होगा उसको कचहरियों के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको पैसे खर्च होंगे, किसी ना किसी के तो टाइम एफर्ट मनी कुछ ना कुछ खर्च होगा, तो why can't you just have the matter resolved out of court? I agree. लॉयर भी यही बोलेगा यार कि आप पहले अप्रोच तो करके देखो, आप सवाल करो भाई कि ये है, ठीक है जी आपने डिवोर्स दे दी थी, हमारे बंदी को डिवोर्स नहीं मिली। लीगल रास्ता तो आप तब अपनाते हो जब अगला बंदा एडमेंट है कि वो आपका हक आपको नहीं देगा। जुबैर ने कब कहा कि मैं नहीं मुझे हक लगता है कि in her heart she is very very disappointed in Zubair and also disgruntled to the effect कि वो चाहे कि ये होए जलील। नो एक्चुअली आई एम डिसअपॉइंटेड इन समवन फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ।
नहीं, उसका जो ये होता है ना कि वो जब ये कहती है कि तुम्हें पता था कि तुम्हारा बाप उसका फ़ायदा उठा रहा है और तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे बाप ने उसकी सारी जायदाद ली है, उसको नौकरों की तरह रख रहा है, उसका हर मतलब एजेंसी ले ली। You knew all of that and you still didn't go back. I think she's so disappointed in him or for not standing on principle for so many years and for letting her suffer. What she is saying that you have let this woman suffer, knowing that your father was doing this and yet you did nothing. So So now you should suffer. help me understand that. She'd rather stay married to such a person No, she's not going to stay married to him. I feel and it. sue him on someone else's नहीं, behalf. marriage तो नहीं रहेगी ना, हाँ, marriage तो नहीं रहेगी क्यों ना, नहीं रहेगी? नहीं marriage तो नहीं, marriage इसके बाद उसने कैसे ये तो रहेगी? नहीं, वो उसके लिए तो सबसे आसान है मम्मी के घर चले जाना। उसने तो एक बार भी नहीं कहा कि उसको मम्मी के घर जाना है। शादी खत्म करने की या इस तरह की कोई इंसिनुएशन, कोई बात नहीं हुई। मेरे ख्याल है मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बात भी समन उससे अगर हमें कॉन्वर्सेशन सुना देते कि यार ये हुआ है, और आगे से जुबैर बोलता कि यार जो भी हुआ है मैं उसको हिस्सा नहीं देना चाहता। जुबैर ने तो पहले बोला आई हैव सो मच एट स्टेक एंड ही इज अ रिच गाय यार, ही इज अ बिग शॉट लॉयर। देखिए ये बिट्स एंड पीसेस में डेवलपमेंट स्टोरी की हो रही है ना। समन अभी तक तो उस इंफॉर्मेशन के साथ ग्रैपल कर रही थी कि अच्छा भी एक बीवी आ गई है, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन के साथ ग्रैपल कर रही है कि बीवी बुरी नहीं है, उसके साथ तो इतने साल जुल्म होता रहा है। फिर इस इंफॉर्मेशन के साथ स्ट्रगल कर रही है कि मेरे मियाँ ने तो तलाक भिजवा दी थी लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं की, तलाक हुई कि नहीं हुई उसकी लीगैलिटीज में पड़ गई। उसके बाद ये स्ट्रगल कर रही है कि इसको पता कितना था, तो वो एक बहुत बड़ा मॉरल डायलेमा बन गया उसके लिए। And for somebody like Saman, the moral dilemma is big enough for her not to stay married to Zubair. She will not. But these are all अच्छा, happening. but honestly, all it's not happening- making, it's not making sense to me. अच्छा, it is for making now. sense to me. मुझे लगता है gradual उसको हो रही है ना सारी enlightenment, सारी situation No, ऐसा उसका ऐसा। समन का जुबैर पे केस करना मुझे समझ में नहीं आ रहा, स्पेशली एट अ टाइम जहाँ पे उसका ऑलरेडी पाकीज़ा का एक बहुत बड़ा केस और सीरियस मैटर चल रहा है। दिस इज अ केस जहाँ पे ये जो जिस पे वो केस करने जा रही है वो उसका हस्बैंड है और उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई समन कैन नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम। ठीक है, अगर वो कॉन्वर्सेशन Maybe- डजंट गो एनीवेयर तो केस जरूर करें। Maybe Saman is looking for that elevation as a lawyer by being the lawyer, the woman lawyer who actually dragged her husband to court and makes headlines, maybe playing the devil's Again, advocate she here. doesn't seem She across that doesn't, person. but Also, for me as a viewer, that would do her much Injustice? disservice. in disservice, I don't know. But similarly, FIR अकबर की जो कटी है वो क्यों नहीं out of court settlement हो सकता? क्योंकि it helps the case, right? अकबर की एफआईआर अकबर के नाम की नहीं कटी, अकबर की एफआईआर फराज के बाप ने बाप ने नामालूम काटी अफराद पे है। काटी है। वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्यों हो? मगर माँ तो चली गई ना समन के पास इंफॉर्मेशन लेके कि अकबर ने किया है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्यों हो? कोर्ट सेटलमेंट नहीं, ये बात आप क्यों नहीं सोचते कि why couldn't the mother have sat down with Akbar and had that conversation out of court? Why involved? बिकॉज वो डेंजरस हो गया है अकबर। हो गया, right? अकबर जो है वो तो अब बाप अगली बार पिस्तौल लेके चला गया कि इससे पहले इसने पाकीज़ा पे गोली मारी और अब वो आरजू को भी गोली मार देगा, उसके मियाँ को भी मार देगा, तो फिर तो उसने फंसना ही फंसना है ना। इस बार तो अभी इसका जो केस है, मैंने वो बड़े गौर से कॉन्वर्सेशन सुनी कि ज्यादा से ज्यादा या उसको 10 साल कैद होगी या उम्र कैद होगी। अगर वो कत्ल कर देता फिर तो सजाए मौत भी हो सकती है मौत हो उसे। सकती थी, yeah. Don't you think that the same clarity then applies to Zubair's case कि जिस इंसान को इतनी moral clarity नहीं है कि वो अपने हमने एक मर्डर केस है और एक केस ये है कि मैं तो अलग अलग सजाएं होंगी ना, दोनों की एक सजा तो नहीं नहीं, होगी। लेकिन I'm देखिए talking about जुबैर के moral केस में clarity. एक चीज जो उसको हल्का सा रिडीम कर जाती है वो ये कि तलाक उसने जेन्युइनली दे दी थी, हाँ, पहुंची नहीं पहुंची वो एक्चुअली फादर इन लॉ पे है। सो इस पूरे मामले में जुबैर के केस में द रियल कल्प्रिट इज नॉट जुबैर, इट्स एक्चुअली जुबैर's फादर। but he was party to अकबर it. इज एक्चुअली द मेन कल्प्रिट। No, that's fine. Let's not compare the two. But he's also been complicit to it. He knows what has been happening. No, he is not complicit in the sense that he actually genuinely did not know कि तलाकनामा पहुंचा है नूर भरी को या नहीं। You mean to say that he didn't know how the father-in-law was treating Noor Bhari all these years? या बिकॉज उसने अगर उसने तलाक भेज दी है, उसने तो तलाक दे दी है, तो उसके सिनेरियो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो चैप्टर क्लोज हो गया है। उसको क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? वो chapter close ऐसा नहीं ना होता। हाँ, उसको आप आपने- ये मॉरली आप हाँ। इसको ये जरूर कह सकते हो एथिकली एंड मॉरली कि उसने चेकअप नहीं किया। मैं तो ethical और moral लीगली ground तो ही कह उसका रही कोई हूँ। कसूर नहीं है ना, वो तो उसके बाप पे है, बाप मर गया है, तो अब आप लीगली इसको क्यों ड्रैग करिए? और वो कहता भी है कि ये केस इट विल नॉट स्टैंड
और वो कहती है चांस कि हाँ मैं कैसे जीतूंगी ग्रेट बैरिस्टर के सामने. I know I'm नहीं, going but to lose. legally also to me it's not making I sense. don't know what the legalities are. I don't think you can just hand the तलाकनामा and भाई consider अगर तलाक. लीगल अगर वो कंटेस्ट करे इसको कि यार कि मैंने नूर भरी को शेयर नहीं देना, अगर जुबैर, जो कि मुझे लगता है, आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग इन माय असेसमेंट ऑफ जुबैर, बट अगर आज समन जुबैर को ये कहती है कि देखो जुबैर, तुमने इसको तलाक दे दी थी, इसको तलाक नहीं पहुंची, तुम्हारे बाप ने इसको ये पूरा अपने नीचे लगा के रखा है, सब कुछ रखा है, तो प्लीज तुम एक काम करो, इसका जो भी शेयर बनता है प्रॉपर्टी का वो तो तुम दो ही, ऊपर से इसको ओवर कॉम्पनसेट भी करो. जुबैर मना करेगा? नहीं बिल्कुल नहीं करेगा, मेरे हिसाब से भी नहीं. लेकिन जुबैर ने जिस तरीके से गुस्सा किया ना नहीं दो नहीं, तीन अब तो कोर्ट में क्या करेगा जुबैर? अब जब ओह, उस पे केस होगा हाँ हाँ तो वो जुबैर क्या कंटेस्ट करेगा कि मैंने तलाक नहीं दी थी, नहीं ये कहेगा दी मेरा, थी. वो बोलेगा उस कोर्ट में भी तो यही आर्ग्यूमेंट होगा ना, कोर्ट में Yeah. वो बोल देगा मैं इसको कॉम्पनसेट करने को तैयार हूं. Yeah. केस की ग्राउंड्स क्या है इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड. आई होप क्लैरिटी मिल जाए. मेरा भी ये सवाल था, मैंने भी ये सवाल अपने आप से उठाया कि व्हाई नॉट डू एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. व्हाई ड्रैग हिम टू कोर्ट. Although I feel कि after knowing that he's morally compromised, which I think he is, and also the fact that he has this huge anger problem now, जिस तरीके से वो गुस्सा कर रहा है, इस दफा समन उसके सामने होके she trembles a little bit and she walks off and she's shocked that समन भी तो, आई एम द लास्ट पर्सन टू डिफेंड मैन, बट समन उसको बेचारे को, मुझे तो बेचारा लगा जुबैर इस बार यार. नहीं बेचारा मुझे नहीं लगा. वो कही जा रहा है कि मैंने नहीं किया, वो कसूर है, लेकिन इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है. मैं क्या कर सकता था? वो उसको हर तरह से उसने, माइंड यू, जब वो लेके आया नूर भरी को, उसने समन से पूछा, उसने कहा हेल्प मी फिगर दिस आउट, हेल्प मी फिगर दिस सिचुएशन आउट, यू टेल मी कि इसका हम क्या करें, इसको कैसे करें, मैं इसको गांव में अकेला नहीं छोड़ के आ सकता, वरना तो उसको गांव में अकेला छोड़ के आ जाता. जुबैर उसको लेके क्यों आया साथ? और उसने, मम्मी जी ने पूछा आगे बैठ के आई है पीछे बैठ के आई है? हाँ हाँ उसने कहा पीछे बैठ के आई बैठ है. के आई है, yeah. वो तो ले आया उसको और अपनी बीवी के पास लेके So I आया. feel there's more to this situation I than we said. I think so I too. mean, knowing Bigul, there has to be. Yeah, so you think about this, that this man actually brought a woman who he divorced into his own house where his current wife is present. So he's not that morally corrupt. No, sure. It's an interesting character. By the way, it's a character that has a lot of layers, for sure. And I think Gohar has done a For very sure. good Yeah. job मगर वो performing. जो गुस्सा करता है ना उसके बाद मुझे नहीं लगता समन इसके साथ रहेगी वैसे. by the way, इनकी शादी चली मुझे नहीं तो है. लगता है कि समन के साथ नहीं रहनी. समन जो है समन का रहना चाहिए. कर रही है, दिमाग खराब किए जा रही है. She's a, I mean, yeah, all her services aside and good work that she's doing in Pakiza's case, थोड़ा सा मुझे annoying लगी. वो कह रहा है मैंने तलाक दे दी थी, नहीं पहुंचा, उसका कसूर है, अब बताओ कि करना क्या है. कोर्ट फैसला करेगा कि करना क्या है. कर ले कोर्ट ठीक फैसला. है, ये सवाल है. लेकिन अब 3 किस्तें रह गई. अच्छा, हाँ, there are total 27 episodes. 24 आपने देख ली. चलेंगी भी 27 ही. जी, ये तो राइटर डायरेक्टर दोनों ने इंटरव्यू में कहा है कि 27 वो लिखी. काशिफ निसार ने दी नहीं होंगी 28. हाँ, उन्होंने कहा 27 लिखी है, 27 ही चलेंगी. चले, वेरी गुड. तो which would mean कि अगले 2 हफ्ते और 2 फिर पे एक और और. फिर एक और episode. जब ये खत्म होगा तो इसके बदले में क्या आएगा? शदाई, जिसकी अगर आपने पाकिज़ा देखते हुए ऐड नहीं बीच में चलते हाँ हुए हाँ, देखे तो फिर यही नजर आ रहा है ना कि ये इसको रिप्लेस करेगा. वो भी हर जगह चलता रहा है. कौन? हमराई, हमराई भी चल रहा था. हर ड्रामे के उसमें पाकीज़ा में चलता था हमराई का ट्रेलर. हम्म, ठीक है, अच्छी बात है. शदाई आ जाएगा. शदाई आ जाएगा. और क्या आ रहा है? सारा आप ही आता है मंडे ट्यूसडे को. हाँ. वो तो हमने देखना ही छोड़ दिया है. वो हमने देखना छोड़ दिया यार, राह गुजर. ओहो. आप लोग बताएं. ठीक है, पाकीज़ा के केस पे तो हम बात कर ही रहे हैं कि बैरिस्टर जुबैर और समन, इस सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि समन ने जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात ही नहीं की जुबैर से, डायरेक्ट जुबैर पे केस कर दिया, इसमें कौन सही है कौन गलत है? और इस बात की क्या तुक बनती है कि समन ने अपने शौहर से डायरेक्ट बात करने की बजाय उस पर केस करना ज्यादा जरूरी समझा? इस पर अपना ओपिनियन और फीडबैक हमारे शेयर करें. शरपसंद, लास्ट, एनीथिंग एल्स you want to say about it? No, I just want to say another little bit about Nadia Afghan and Alia's character. I think fantastic character. I mean, इस कैरेक्टर की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, इसलिए कि वो इतना एक लेयर्ड कैरेक्टर है कि वो एक माँ भी है, एक वाइफ भी है, एक अनपढ़ औरत है, लेकिन उसके अंदर जो एक मॉरल स्ट्रेंथ है वो इस कदर खूबसूरती से दिखाई गई है
कि उन्होंने हर छोटा-छोटा जेस्चर, चादर लेके घर से निकलना, चलना, बात करना, असलम को बताना, अकबर को प्यार करना, जस्ट छोटी-छोटी चीज़ें, बचपन याद करना, ये बार-बार कहना कि पाकिज़ा से प्यार तो बहुत करता है। But just the way that her characters are unfolded over the last few episodes, and the performance is just fantastic. Fantastic. बस यही कहना I था। agree with you 100%. Yeah. I think Nadia Afghan has done a phenomenal job Phenomenal job. Yeah. as Alia. यार ये सारे घर वाले अभी देखें ना, अब्बा जी जब पिस्तौल लेके गए हैं, अब्बा जी भी बातें उधर से शुरू कर रहे हैं, पिस्तौल उसका था, ये था, वो था, फ्लांट मार 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 मार। मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग इन सबका बात करने का बात तरीका। करने का तरीका है यार, बहुत खूबसूरत। अकबर जैसे कहता, किधर चली गई थी, मैं ढूंढ रहा था, परेशान हो जाता हूँ। ये घर वाले सारे ना, हाँ, परेशान हो गया था माजी, मैं बहुत परेशान हो गया था। जब स्ट्रेस में होते हैं ना, नहीं नहीं वही बात है ना कि कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कैरेक्टर, कोई भी ब्लैक और वाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अकबर बुरा है तो मांग साथ ही बुरा है। आप अम्मी जी ऐसा नहीं जाया करो, बता दिया करो, मैं ले जाता, मैं कर देता। फोन भी बंद हो गया था, मैं परेशान हो रहा था। excellent job by everyone. एवरी एक्सीलेंट जॉब बाय एवरीवन। Moving on to then जी, the final 2 episodes of Sharpasand. जी 52 episodes of Sharpasand, exactly 6 months of content. ओह वाओ, एक साल में 52 वीक्स होते हैं क्या ना। मुसीबत है यार। आपको नहीं इरिटेट कर रही मक्खी? मक्खी आप पे मुझे क्यों इरिटेट करेगी? मैं आप पे भी आ रही है, मुझे यहाँ से नजर आ रही है। एक मक्खी है, ये उसी एक दिन ही वाली मक्खी मक्खी है आपको, जलील जुनून सी। खा जाएगा मक्खी को। चुनो नहीं खाएगा, अभी वो नींद के चक्कर में आया है। आ जाओ। 52 वीक्स होते हैं अपना साल में, मेरी नॉलेज के मुताबिक। जी ऐसा ही है। और अगर 2 किस्तें आ रही हैं एक ड्रामे की एक हफ्ते में, तो ये हो गया 26-25 हफ्ते। जी 26 हफ्ते, पता नहीं ऐसा नहीं 26 आपका। हफ्ते हो जी गए। जी 26 हफ्ते एक ड्रामा चला। हम्म, 26 हफ्ते इज 6 मंथ्स। जी एक ड्रामा जो 6 महीने चला, आधा साल, उसके बारे में इख्तिताम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूंगी कि जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक ड्रामे ने जिसने आपको 6 महीने तक एंटरटेन किया, ओके उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूंगी कि 6 महीने में से 6 महीने में एंटरटेन नहीं हुई इस ड्रामे से। पहली बात तो ये है, जो उसका कंक्लूजन था, मैं फरासत की कहानी से जुड़ी रही और मैं फरासत के कंक्लूजन से भी जुड़ी और मैंने फरासत का कंक्लूजन बहुत इन्जॉय किया। जहाँ तक बाकी ट्रैक्स की बात थी, वो बहुत दे रियली आउटस्टेड देयर वेलकम। और ख़ास तौर पे ये 2 किस्तों में तो उन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया फरासत की इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को कि उन्होंने बिल्कुल उनको मतलब रद्दी कर दिया उन वो ट्रैक्स को बिल्कुल भी। अगर आप क्या सिर्फ मतलब दे बिकेम सो वीक, Who? the side tracks they were weakened to an extent that you were like, am I watching the conclusive 2 Did you not episodes? feel कि सनम और फिदा का ट्रैक तो was मतलब अ मेजर, जिसमें आपने डिसीजन देखा कि यार पहली बार शायद हमारे ड्रामे में एक लड़की नहीं जाती वापस। हालांकि ऐसा नहीं है मियां ने थप्पड़ मारा या अब्यूज का मामला है, मियां ने शक किया और वो उसके गाल पे हाथ भी रखती है। ऑफ कोर्स वो एक इतना लंबा रिश्ता चला है, मियां से मोहब्बत भी थी, शायद अभी भी हो, लेकिन शी डजंट गो बैक टू हिम। उस सीन का क्या मकसद था? किस सीन में? उस सीन का पूरा का कि जब आप फिदा को दिखाते हैं कि वो फूल गुलाब का फूल लेके गया है और वो अच्छा खासा कि यार 10 कि एक बंदा, एक शौहर डेस्परेटली आपको, जैसे हमने सरमद को देखा कि वो पैर पकड़ता जुलेखा के, तो ये भी पैर ही पकड़े में इसने हर एतबार से, और प्लीड किए जा रहा है कि यार मेरे से गलती होगी, और वो अपने ट्रॉमा को भी बीच में ले आता है कि यार कि मेरी जो कमी थी, मेरी जो कमजोरी थी कि मैं बाप नहीं बन सकता था, उस वजह से मैंने ये कर दिया और मुझे नहीं करना चाहिए था और मुझे माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे रिएक्ट करूं। दुनिया की हर एक्सक्यूज जो एक्सक्यूज की किताब में होगी वो उसने दे दी, और मतलब है कि उसके पैर चाटना रह गया था, उसके जूते चाटना रह गया था, बाकी तो उसने हर तरह से अपने आप को उसके हवाले कर दिया, लेकिन वो वापस नहीं गई मेरे ख्याल है क्योंकि उसने उस पर शक किया। मेरे ख्याल है ये सीन कंप्लीटली एक्सेसिव था। है पूरा फिदा का और सनम का जो पूरा ट्रैक है उन्होंने बहुत खींचा है इसको। पहले की नहीं, मैं आखिरी से आखिरी सीन तक खींचा है। आप फ्लैशबैक्स दिखा रहे हैं, वही सीन दोबारा कि पहली दफा वो मोहल्ले में आए, जिसने कहा सनम दिस इज आवर ओन होम। आप पूरा उनका अनपैकिंग दिखा रहे हैं। आखिरी किस में
you're taking us, giving us flashback by flashback on Sanam and Fida scene. No, I'm sorry, it was very very weak execution. सबसे बड़ी बात है जब सनम का बाप ही कह गया कि अगर ये तुम्हें माफ कर भी देगी तो मैं तुम्हें कर दूंगी, वहां पे इनका ट्रैक खत्म हो जाना चाहिए था. We knew that Sanam is not going to reconcile. इस पूरे ट्रैक का मकसद तब होता कि अगर वो रिकनसाइल कर लेती, और उसकी गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी थी रिकनसिलिएशन की, लिहाजा ये पूरा एग्जीक्यूशन ही सारी कमजोर थी. आखिरी 2 किस्तों में आप ये कर रहे हैं यार, बिल्कुल. अरे मैं तो इनके ट्रैक से ही शुरू दिन से मुझे इख्तिलाफ था कि आपने कितने शक्की मर्द दिखा दिए इस मोहल्ले में. आपने तारिक दिखाया, उसका आपने ख़त्म कर दिया. शाज़मीन वापस तारिक के पास नहीं गई, वेल डन. एक ट्रैक आपने हमें दे दिया कि एक शक्की मर्द वाला ट्रैक, कि हाउ द वुमन डजंट फॉरगिव हिम एंड मूव्स ऑन. ग्रेट. We didn't need a second Shaki Mard ka track. This should have been a track written where at some point she does forgive him and they do reconcile and they show Farasat that, you know, our relationship was stronger. आखिर तक उन्होंने हद नहीं छोड़ी. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आखिरी एपिसोड में वो उसको माफ करती, बिकॉज जो कुछ हुआ इन द लास्ट फ्यू मंथ्स वो उन्होंने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि रिकन्सिलिएशन हो. लेकिन यहाँ तक इस ट्रैक को आना ही नहीं चाहिए था. आप उस हद तक लेके गए हैं उनकी लड़ाई को कि आप कहते कि नहीं यार इसको वापस नहीं जाना चाहिए. ये बहुत बहुत ही एक शक्की और बुरा मर्द है. मगर हाँ, आई वाज सेइंग दैट क्रेडिट गोज टू अफान एंड हिज बीइंग सच ए लाइकेबल पर्सन कि इनमें जब वो रोध हो रहा होता है आप कहते हैं यार शायद माफ कर दे. सो प्रॉब्लमैटिक था ये पूरा. एक तो बहुत खींचा, आखिरी किस में फ्लैशबैक डाल रहे हैं, वो पूरा आप उसको रिवाइंड रीप्ले कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को. नहीं. अच्छा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप सही कह रही हैं. जिस कॉन्टेक्स्ट में सनम और फिदा का ट्रैक ख़त्म हुआ, चलें वो अच्छा था कि सनम फिदा के पास वापस नहीं गई. हाउएवर आप ये कह रही हैं कि ये ट्रैक ऐसे लिखा ही नहीं जाना चाहिए था. ये ऐसे होना चाहिए था क्योंकि आपने शाज़मीन के केस में दिखा दिया है एक शक्की मर्द के पास औरत का वापस ना जाना, तो सनम और फिदा की एक्चुअली में हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी. उस बात से मैं एग्री करता हूं. दोनों चीजें. और अगर आपने शक्की मर्द के पास वो वापस नहीं जा रही दिखाना ही था एक और शक्की मर्द, तो उनके ट्रैक को इतना खींचना नहीं चाहिए था. एक तो ट्रैक प्रॉब्लमैटिक था, ऊपर से एग्जीक्यूशन उसकी प्रॉब्लमैटिक थी ना. बहुत खींचा उन्होंने इस ट्रैक को. वो तो ये जो खींचने वाली बात आती है, ये तो पूरे ड्रामे पे फिर आयद होती है ना, क्योंकि सारे ट्रैक्स को खींचा. आप तो ये देखें कि एंड में शाज़मीन की आप शादी दिखा रहे हैं, आपने दूल्हा ही नहीं दिखाया, डेट्स नहीं थी. यार शाज़मीन की शादी होने जा रही है, माशाल्लाह सारा सेटअप सब कुछ आपने दिखा दिया. दूल्हा कहाँ है? दूल्हे की जो आखिरी हमने देखी थी वो तस्वीर देखी थी जो कि फिदा ने देखी थी जी, जिसमें समन थी साथ में, और जो एक्चुअली आखिरी कॉन्वर्सेशन थी शाज़मीन की और तैमूर की, उसमें ऐसे लगा था कि शाज़मीन ने तैमूर को मना कर दिया है. तो टेक्निकली स्पीकिंग हमने शाज़मीन और तैमूर की शादी होते हुए या उनकी हाँ का होना या हाँ के बाद उनका कोई सीन देखा ही नहीं. हम तो ये लेके बैठे हुए थे कि उसने रिजेक्ट कर दिया. हाँ. सो मेरे लिए तो ये ज्यादा बड़ी एक प्रॉब्लमैटिक चीज है कि शाज़मीन का पूरा ट्रैक आप हमें एंड तक लेके आए हैं और जब आप उसको हैप्पी एंडिंग देने लगे हैं तो उसके मियां के साथ आपने सीन ही नहीं दिया. नहीं. ऑन द अदर हैंड आप फिदा और सनम के फ्लैशबैक्स भी हमें दिखाए जा रहे हैं और एंड में आप फिदा का भी सोलो सीन दे रहे हैं कि वो अंगूठी रख के डिवोर्स डीड के ऊपर रख रहा है, अनपैक जो सामान किया था उसी को पैक कर रहा है. एक सीन हमें शाज़मीन और उसके मियां. एक तो मैं नहीं मानती कि कोई भी जो प्राइम टाइम वाला ड्रामा है वो 50 एपिसोड्स लिखा जाता है. अगर सोप हो 7 o'clock वाला 9 o'clock वाला चलो शायद वो लंबे लिखे जाते हैं, लेकिन 8 o'clock वाला लिखा ही 28 ज्यादा से ज्यादा 30-32 एपिसोड लिखे जाते हैं. नहीं, ये ज्यादा लिखा हुआ था, ये कुछ आई थिंक अराउंड 40 एपिसोड लिखा हुआ था. मैं नहीं मानती, मुझे नहीं, आई एम नॉट. मुझे पता है. नहीं, आपको किसी ने बताया होगा ना, आपने स्क्रिप्ट तो नहीं देखा. प्रोड्यूसर ने बताया. मैं नहीं मानती. ठीक है, मैं नहीं मानती. प्रोड्यूसर के लिए आसान है ना कहना बाद में कि लिखा इतना गया था, लग नहीं रहा ना कितना. नहीं, शुरू में बताया था कि ये लिखा हुआ इतना है. चलो 40 को भी तो 50 प्लस 40 नहीं 30s में था, तो फिर भी आपने 15-20 एपिसोड तो खींचा, फिर भी उसको नहीं खींचना चाहिए था. तो नहीं खींचना चाहिए था. तो ये कमजोर ट्रैक हो गया. हाँ, मिनाहिल का जो एंड है वो मैंने तो पहले ही मुझे पता था कि ये होगा और मिनाहिल रिकनसाइल हो जाएगी उसकी वली. मिनाहिल की तबीयत खराब होती है, वो जाती है, फिर उसको वापसी पे आते हुए गोली जाती है. अच्छा, उसमें उन्होंने कहा जी कि मिनाहिल ने गोली खाई.
और गाड़ी बचाई, मेरा नहीं ख्याल दोनों चीजें हुई, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि गोली उसको लगने लगी थी और मिनाइल आगे आके और नहीं, उसने नहीं, गोली खा ली हो, और नहीं, दूसरा वो बंदा गाड़ी में तो बैठ जाता है और गाड़ी तो ले जाता है, yeah. लेकिन वली ये कहता है कि उसने मुझे भी बचाया और गाड़ी को भी बचाया। तो ये एक चलो ये और- तुक्के पे मिनाइल का एक सेटिंग हो गई, तो पत्नी- मिनाइल की तो setting मैंने कहा होगी, चलो हाँ। मिनाइल की खुशी में हम हाँ, कहते मिनाइल थे। की खुशी में चले हम इंडिया नहीं डालते। मिनाइल ने अम्मा अब्बा को भी धुतकार के भेज दिया कि यार हाँ। निकलो यहाँ से, उन्होंने कहा कि मैं तो आई डोंट वांट टू लुक एट यू। उस पे फरासत कहता है सब खत्म हो गया, बस चलो। सब खत्म हो गया, ठीक है। फरीद की जो दुल्हन थी उसको 1.25 करोड़ रुपए का हक महर दे के घर बेच के फरासत जो है फारिग कर देता है। ईमान जो है वो एक बैड एटीट्यूड के साथ ही रह रही है, उस पर तलाक का धब्बा लग गया, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। नहीं, फरासत बहरहाल दैट वाज अ परफेक्ट कंक्लूजन। जब नए घर में, नए फ्लैट में, नए मोहल्ले में पहुंचता है, वो अपनी आदतों से बाज नहीं है, वो अभी भी तांका झाकी कर रहा है। यहाँ पे ये ड्रामा खत्म हुआ और वो जब पड़ोस वाला है उसको जब वो देखता है, वैसे पड़ोस वाले पे भी मुझे हैरानगी हुई, ये खुद ही तुम हो नहीं, एग्जैक्टली अजीब तुम आदमी हो, बीवी तुम्हारी यंग घर पे है और और cousin है। कोई दोनों का कजन घर पे ही रह रहा है। हाँ मतलब है इस कि केस में फरासत भी क्या ही करे, क्या ही करे एग्जैक्टली। तो फरासत लेकिन है कि का- फरासत ने कहा जी के इतना बेटा, एतबार इतना नहीं। एतबार नहीं करना और फिर वो चाहिए। उसने यूं करके घर के अंदर ताका झाकी शुरू। जी, इस बिल्कुल। कंक्लूजन के बारे में आप क्या कहते जबरदस्त था ये, बिल्कुल सही था कि इंसान की फितरत नहीं बदलती भले हैं? नुकसान उसके- के बावजूद ओ हाँ, अगर नुकसान के बाद फितरत बदलनी शुरू हो जाए तो दुनिया ना बदल जाती। बड़े बड़े लोगों के नुकसान होते हैं, फितरत नहीं बदलती। और ये बहुत अच्छा कंक्लूजन था। फरासत का जो अपना ट्रैक था ना वो बहुत जबरदस्त था, किस तरीके से ही हैंडल्स द सिचुएशन। वो घर बेच देता है, और बेटी कहती है कि अच्छा अब हम छोटे घर में तो मैं नहीं जा सकती, कहते हैं घर क्या, फ्लैट में तुम जाओगी, तुम्हारे भाई का वो पहले भी ये किराए का। किराए का है, इसका उतार के इतने पैसे बचते हैं कि हम किराए के छोटे से घर में जाएं। द वे दे आर पैकिंग अप, द वे दे आर लीविंग, ऑल ऑफ दैट। आई विश के बिल्लू भी इनको छोड़ के चला गया होता, बिल्लू को इनके साथ नहीं जाना चाहिए था। और आखिर में जो कहता है अब तो लैम्प सीधा कर दे, वो गलत था, बिकॉज लैम्प तो बिल्लू टेढ़ा कर रहा था, फिर उनकी सुलह होगी तो फिर टेढ़ा कैसे हुआ। तो वो एक एक्सेसिव, वो भी छोटा सा एक था, स्लिप थी मेरे ख्याल है। लेकिन जो फरासत का ये दिखाया है ना कि बल नहीं निकला, कुत्ते की दुम जो है ना वो टेढ़ी की टेढ़ी, बल नहीं निकला, रस्सी जल गई। वो रस्सी जल गई। लेकिन वो बिल्कुल ठीक था, यही होना था, बिल्कुल बिल्कुल यही होना था। ये नहीं आपको लगा था कि फरासत तब्दील हो अरे जाएगी? नहीं, पागल नहीं, खाने अरे में नहीं, होगा, नहीं, सवाल ही पागल नहीं। खाने में खड़ा होगा, वो या ईमान सर की पे तब्दील हुई टोपी, तो फरासत ने कहाँ से तब्दील सर पे होगी? टोपी लेके अरे वो- नहीं नहीं, ये अच्छा दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं था कि वो एकदम तबलीगी बन जाता, वो कहता कि मेरे गुनाहों की अल्लाह माफ़ी मुझे दे और मेरे से बड़े बड़े बुरा हुआ है। और शायद इसीलिए वालदा को भी मार दिया था कि कोई भी वो आवाज़ ही ना होती, बिकॉज ही वाज वेरी क्लोज टू हिज मदर, so there's no voice in the house that would take his side or make him understand. मनाइल तो बेचारी ना समझा पाती, बट ये फरासत का एंड अच्छा था। शरपसंद को मैं इस चीज का क्रेडिट देना चाहूंगा कि एक सीमिंगली ऑर्डिनरी कहानी की स्टोरी टेलिंग इतने इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग तरीके के साथ की गई कि हमें वो एंड तक, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो 52 एपिसोड्स तक पहुंचा, हमने ड्रामा देखा। या और ऐसा नहीं एंड में रिलक्टेंटली देखा कि हम बोले यार कि बस अब हम छोड़ने लगे हैं। इसको हमने 52 एपिसोड्स तक देखा और तरीके के साथ देखा। आपने रोस्ट नहीं किया 50 है? रोस्ट नहीं रोस्ट किया तो नहीं था। और इतने कोई डिसग्रंटल्ड नहीं हुए कि हम बोलेंगे यार हम देखना छोड़ रहे हैं। हाउएवर 52 एपिसोड्स तक पहुंचना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए था। भले आप 42 एपिसोड्स तक ले जाते, वो भी मेरे ख्याल में बेरेबल होता, लेकिन जो बीच में ड्रैग हुआ ना, यही होता है कि जब हम अच्छे ड्रामे भी बनाते हैं, अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उनको इतना स्ट्रेच आउट कर देते हैं कि बाय द एंड ऑफ इट, अगर आमना और हसन जैसे लोगों ने पूरा भी देखा हो, एक एक सीन भी देखा हो और उसका अच्छे का इम्पैक्ट भी महसूस किया हो, एंड में मेमोरी यही रहती है। कि बहुत खिंच गया था भाई। एंड आई विश के सनम और फिदा का ट्रैक बेहतर लिखा गया। हाँ, तो कितने ड्रामों के बाद ऐसा होगा कि हमें ये ना बोलना पड़े यार कि था बहुत अच्छा लेकिन बहुत खिंच गया था। एक और पाकिज़ा हाँ, था भी अच्छा। नहीं, परवरिश भी ऐसा था। परवरिश भी ऐसे परवरिश में भी हमें नहीं लगा कि खिंच गया है। और भी ड्रामे हमने कभी देखे। मैं कभी तुम भी नहीं खिंचा था। कभी मैं कभी तुम नहीं खिंचा था। तो बहुत सारे ड्रामे होते हैं, लेकिन ज्यादातर ड्रामे ऐसे होते हैं कि जिसमें आप बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग होती है, लेकिन एंड में आपको यही याददाश्त रह जाती है कि यार भाई खिंच बहुत गया था। 52 एपिसोड था, इतना था। ह्यूजेस्ट शाउट आउट टू नुमान इजाज साहब। एब्सोल्युटली। Another feather in his cap जी बिल्कुल। with फरासत। आई थिंक द ड्रामे को आप जिस भी उससे याद रखें,
मेरे ख्याल में नुमान इजाज साहब की आप ये परफॉर्मेंस कभी नहीं भूलेंगे, फरासत का किरदार आप कभी नहीं भूलेंगे, और ये ऐसा आई थिंक कैरेक्टर है जिसकी एग्जांपल आगे शायद मैं और आप अब दें देखिए अब आगे ड्रामों को रिव्यू करते हुए। फैबुलस परफॉर्मेंस, नादिया अफगन अगेन, फैंटास्टिक Ruby, परफॉर्मेंस हाँ। एज रूबी, yeah. फरासत के साथ टक्कर की। आई थिंक अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में रूबी का या जो भी फरासत की बीवी होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर एक जी। कंट्रीब्यूशन है फरासत के इस तरह के किरदार जी। को क्रिएट होने में। जी तो द फैक्ट कि नादिया अफगन लेंट दैट सपोर्ट टू नुमान इजाज, huge shout out to Nadia Afghan as well. absolutely And then of course all the other actors, so many young actors we saw. yeah We saw Sara, we saw Saba, we saw Zuni, then Ehsan, then Ahmad yeah का किरदार प्ले किया। also the senior actors, the senior actors like Harim, like Afan, like हरीम, Hira. अफान, हिरा, सब लोगों ने जो भी काम किया बहुत अच्छा काम किया और बहुत मजा आया देख के। And a huge shout out to the writer and the director for the director for executing it so well, making that whole mohalla, putting up the set, making it so convincing with so many personal little touches, and also to the writer for writing a story that wasn't very conventional. सारा सादैन ने लिखा जी। और एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया, Direct किया। और एहसन तालिश की डायरेक्शन शरपसंद में बहुत अच्छी रही। जी जो कहानी खिंची वो खिंची, उसका मुझे नहीं पता कि उसका किसको जाता है उनको ज्यादा, चाहिए था रेजिस्ट करते, उसको ना खींचने देते, लेकिन चले। लेकिन इस ड्रामे की डायरेक्शन बिलखुसूस एहसन तालिश साहब की तरफ से बहुत अच्छी थी जी और बिल्कुल बहुत हमने एंजॉय किया, और हमें ओवरऑल शरपसंद कैसे आप मजे का था, सम अप करेंगी तो आप क्या मजे- करेंगे? मजे इन का हाइंडसाइट था। आप क्या कहेंगे? मजे का था, आज से 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद आपसे अगर कोई बात करे आप ना वो शरपसंद ड्रामा, आप क्या कहेंगे? मजे का था, देख लें यार, अगर टाइम है तो देखें। हाँ ठीक है, मजे का। ऐसे ड्रामे बनने चाहिए कि जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि लीड एक्ट्रेस रोमांस और वो हो। नहीं नहीं इस तरह की सोशल कमेंट्री, इस तरह से हाँ। इंटरेस्टिंग तरीके के साथ सोशल कमेंट्री करना, आई थिंक वी नीड मोर प्रोजेक्ट्स लाइक दीज। टाइटन कर दें थोड़ा सा वो अलग बात है, बट ऑल थिंग्स सेड एंड डन इट वाज अ गुड वॉच। Yeah, absolutely. It So was a good गुड watch. लक टू द आई ड्रीम्स की पेशकश थी, अब्दुल्ला सेजा ने प्रोड्यूस किया, उनको भी मुबारक हो। उनकी भी टोपी में एक और फेदर आ गया, जी एक बिल्कुल, शरपसंद फेदर पे फेदर, फेदर पे। और अगला जो ड्रामा जो रिप्लेस करने जा रहा है शरपसंद को वो है जी मिर्जा की मिर्जा हीर। की हीर, जी बिल्कुल। उसको भी एहसन तालिश साहब ने डायरेक्ट किया, वो भी आई ड्रीम की प्रोडक्शन है, और उसमें है जाहिद, हिना अफरीदी और अली रज़ा। आप एक्साइटेड हैं आपने उस ड्रामे के लिए? मैं थोड़ी एप्रीहेंसिव हूँ, जो मैंने उसके ट्रेलर्स देखे हैं। लेट्स सी। एक आध मैंने भी अभी कोई टीजर देखा तो उससे मुझे भी हुआ, मैंने कहा एग्जैक्टली, मुझे लग रहा है थोड़ा रोस्टिंग टेरिटरी में ऑलरेडी मैंने कहा भाई पहले दो जो टीजर थे वो तो हाँ। बड़े टाइट थे, हाँ। ये वाला जो टीजर आया ये वाला टीजर जो है उसमें अली की शर्ट बहुत टाइट थी। ट्रेलर टीजर के साथ साथ वो लाल रंग की जो शर्ट थी वो बहुत टाइट थी, तो मैंने कहा अच्छा अब कमेंट्री तो बनेगी, जाहिर बात है कमेंट्री तो एक सीन मैंने देखा, मैंने कहा यार हिना का मेकअप नहीं है यहाँ पे, तो वो जो हम देख रहे हैं गुलाम बादशाह सुंदरी में, जी, तो जी। इसका मतलब है वो मेकअप किया हुआ है जी। सुंदरी ने। ओहो नहीं, वो सुंदरी है, ये हीर है। हीर है, एक बंदा थोड़ी हीर है। मेकअप नहीं करती, सुंदरी मेकअप करती है। ठीक है, Lots to look forward to anyway. lots to look Yeah. forward to। शदाई भी आ रहा है और मिर्जा की हीर भी आ रहा है, विंटर लव भी आ रहा है, तो एक्सप्रेस पे जो ड्रामा आ रहा है बहुत कुछ आ रहा है। बहुत कुछ आ रहा है। बहुत तो कुछ ये आ वाला रहा जो है। अगला क्वार्टर शुरू होने जा रहा है उसमें बहुत सारी चीजें मुझे लगता है होंगी जिसके ऊपर आप हमारे तबसरे सुनते रहेंगे। फिलहाल ख्वातीनो हज़रात, मुझे और आमना को दीजिए इजाजत। मैं और आमना इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे। यू वॉचिंग दिस ऑन सैटरडे, अब हम ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। हॉट बाइट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर कुछ हुआ तो हम मजीद उस पर कर लेंगे बात। बाकी इंशाल्लाह मंडे को हम लाइव जाएंगे हमारे मेंबर्स के साथ बिटवीन 9 and 9:30 PM। सी यू, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।